आज के सेशन में हम छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट को डिस्कस करने वाले हैं और इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को समझने से पहले मैं आपसे कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स के विषय में बात करूंगा। छत्तीसगढ़ सिविल जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में व्हाट यू हैव टू कंसीडर फर्स्ट, पहले आप ये समझिए। मैं आपके चंद मिनट लूंगा जिसमें छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्या वो फंडामेंटल बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी ही चाहिए। थोड़ा सा उस विषय में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन के अंतर्गत जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों की क्या एक टेंडेंसी है, क्या ट्रेंड है और इस बार किस प्रकार से एग्जामिनेशन चेंज हुआ है, राइट? तो थोड़ा सा इस विषय में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप इस विषय में जानिए। तो छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन के अंतर्गत चूंकि 2023 के नोटिफिकेशन के बाद से अब यहां पर 15 लॉ सब्जेक्ट्स के साथ साथ लोकल जीके का पोर्शन भी एड ऑन कर दिया गया है। ये 15 सब्जेक्ट आपके वही सब्जेक्ट हैं जिन्हें आप रेगुलरली देखा करते हैं, चाहे वो कोर लॉ सब्जेक्ट कहे जाएं या अदरवाइज माइनर और लोकल सब्जेक्ट कहे जाएं, जैसे कि छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट उनमें से एक है, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड उनमें से एक है, छत्तीसगढ़ एक्साइज लॉ उनमें से एक है, इसी प्रकार से कोर्ट फीस एक्ट है और इसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन का अधिनियम है। सम अदर लॉज लाइक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और दूसरे अन्य विधियों को आप यहां पर जानते और समझते हैं। तो 15 लॉ सब्जेक्ट्स और इसके साथ लोकल लॉ, पहली बार छत्तीसगढ़ लोकल लॉ नहीं कहा जाएगा, लोकल जीके कहा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का पहली बार लोकल जीके पूछा जा रहा है, ठीक है? अब इस लोकल जीके में क्या पूछा जाना है, इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। प्रीलिम्स में छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इन 100 क्वेश्चंस का जो पूरा का पूरा एक बंच है, ये आपका 15 लॉ सब्जेक्ट्स और लोकल लॉ को, सॉरी, लोकल जीके को मिलाकर बनेगा, ठीक? तो लोकल जीके पहली बार छत्तीसगढ़ के पेपर के अंतर्गत आने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि लोकल जीके के अंतर्गत क्या पार्ट ऑफ सिलेबस होना चाहिए, किस रूप के सब्जेक्ट के सिलेबस के अंतर्गत चीजें पूछी जाएंगी, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो कुछ भी आ सकता है। छत्तीसगढ़ के फंडामेंटल जीके या जनरल नॉलेज का जो भी फैक्ट आप पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं, वो सारी चीजें यहां पर रिलेवेंट रहेंगी और इंपॉर्टेंट रहेंगी। आप अपनी प्रिपरेशन के तौर पर थोड़ा सा ये आइडिया लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रही है, तो छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे विद रिगार्ड टू द जनरल नॉलेज, तो वो आपको थोड़ा हेल्प कर देगा इन प्रिपेयरिंग द लोकल जीके ऑफ छत्तीसगढ़। क्लियर? तो थोड़ा सा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपको इंटरनेट के माध्यम से अवेलेबल हो जाएंगे, वहां से निकालकर उन्हें जरूर एक बार देख लीजिए। ओके, अब अगला पॉइंट यह है कि चूंकि अभी 26 या 27 ऑफ दिसंबर से फॉर्म फिल होना शुरू हुए हैं और कंटिन्यूस अभी लगभग एक महीने तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपके पास जो पीरियड ऑफ टाइम शेष है वो बहुत रेलेवेंट और बहुत क्रूशियल टाइम शेष है, ज्यादा नहीं है। तो आपके पास जो क्रूशियल टाइम शेष है वो लगभग 2 मंथ्स टाइम आप मानकर चल सकते हैं, जो प्लस माइनस 1 वीक आप लेकर के चलिए। तो आपका जो पूरा का पूरा शेड्यूल है वो किस रूप में फॉर्म होना चाहिए? वो इस रूप में फॉर्म हो कि आप अपने 15 लॉ सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन और साथ साथ इनमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिन पर अभी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आप मल्टीपल रिवीजन में रख सकें। अगर आप मल्टीपल रिवीजन नहीं रखेंगे तो आप एक ही बार सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे और वो सब्जेक्ट आपका आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना स्ट्रांग नहीं कहा जा सकेगा। तो मेरा आपसे यह कहना है कि आप अपने सब्जेक्ट्स को इस तरीके से शेड्यूल वाइज प्रिपेयर करिए कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिन सब्जेक्ट्स पर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर है, लो है, उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को आप ज्यादा टाइम तक रिवाइज कर सकें या मल्टीपल टाइम उसका रिवीजन हो सके। इज दैट क्लियर? जैसे कि मैं नए सब्जेक्ट में लोकल जीके की बात करूं, इसका अगर आपने कुछ नोट प्रिपेयर कर लिया है, वन लाइनर्स बना लिया है या आपने कुछ हाईलाइट कर लिया किसी भी मैगजीन के अंतर्गत, तो उनको रिवीजन के लिए रखिए। सेकेंड, कि चूंकि इस बार न्यू क्रिमिनल लॉज पूछे जाएंगे, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी न्यू क्रिमिनल लॉज आने वाले हैं, बीएनएस भी, बीएनएसएस भी और बीएसए भी। तो आप भले ही पुराना कानून पढ़कर जो है उसमें थोड़ी बहुत मजबूत स्थिति में है, चाहे वो आईपीसी हो, सीआरपीसी हो या एविडेंस हो, तो कंसेप्चुअली अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अभी भी वो चीज रिलेवेंट हो पाएगी और उसका आंसर आप कर भी लोगे। लेकिन अगर फैक्ट बेस्ड आधारित या फिर न्यू थिंग्स के विषय में या फिर इंडेक्स वाइज, सेक्शन वाइज कोई बात अगर पूछी गई तो वो संभवतः आपको कंफ्यूज कर सकता है या हो सकता है कि आपको याद ही ना आए। तो अब पहले एफआईआर 154 में थी, अभी सेक्शन 173 में है, पहले कोई चीज कहीं और धारा में थी, अभी किसी अन्य धारा में। तो आपको इंडेक्स पेज का मल्टीपल रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर के ये इंपॉर्टेंट बातों के सेक्शंस भी आपको याद हो पाएंगे।
आपको उस हर पर्सपेक्टिव को टच करना है जहां से इस बार नए प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हमें सॉल्व करना ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इन प्रकार के नए चीजों पर भी फोकस करना है। आप केवल एक स्टूडेंट की तरह उस एग्जाम की प्रिपरेशन में अंधी दौड़ मत जाइए, आप थोड़ा सा एनालिसिस भी करिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाने की टेंडेंसी रही है और अभी किस प्रकार का ट्रेंड हो सकता है, कौन सी वो नई चीजें हैं जो इसमें एड ऑन की गई हैं जिस पर प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी अभी बढ़ सकती है। तो हम उन चीजों को भी एनालिसिस के अंतर्गत रखें और उसे हम प्रिपेयर करें। ठीक, ये कुछ फंडामेंटल बातें थी और मैं आपको एक चीज और बहुत क्लियरली कहना चाहता हूं कि प्लीज हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग हैव फेथ स्पेसिफिकली ऑन बेयर एक्ट। बेयर एक्ट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। बेयर एक्ट को आधार मानकर और बनाकर अपनी तैयारी करिए। इसके साथ अपने कुछ जो क्लास नोट्स आपने कभी प्रिपेयर किए हो या अपने सेल्फ नोट्स आपने कभी प्रिपेयर किए हो तो उन सेल्फ नोट्स पर रिलाई करिए। वन लाइनर काइंड ऑफ फैक्ट्स अगर आपने कभी प्रिपेयर किए नहीं किए तो अभी आपके पास वक्त है, आप कुछ ऐसे सब्जेक्ट का वन लाइनर भी प्रिपेयर करके उसे मेमोरी बेस्ड फैक्टर के तौर पर याद रख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला फोकस आपका बियर एक्ट पर होना चाहिए, इसके साथ आपके अपने नोट्स पर होने चाहिए, इसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिगरसली सॉल्व किए जाने चाहिए, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में स्टेट जुडिशरी के अंतर्गत पूछे गया हो और वो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत शामिल हो, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। तो आप इन छोटी छोटी चीजों को तो डेफिनेटली फॉलो करिए एंड अपार्ट फ्रॉम दीज रिवीजन के लिए समय जरूर निकालिए। आपके पास रिपीटिशन और रिवीजन के लिए समय होना चाहिए ताकि आप उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिवीजन ज्यादा से ज्यादा कर सके। राइट, चलिए वापस आइए। अब चूंकि आज का सेशन हमने स्पेसिफिकली फोकस किया है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल लेजिस्लेशन के लिए, तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल लेजिस्लेशन के अंतर्गत हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से को समझेंगे कि कौन से वो पर्टिकुलर सेक्शंस हैं, कौन से वो पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं और वो कौन से पर्टिकुलर शेड्यूल्स हैं जिनके अंतर्गत यहाँ पर छत्तीसगढ़ जुडिशरी के अंतर्गत पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं, अभी उनकी टेंडेंसी क्या है और थोड़ा सा विस्तार से ये भी समझने का प्रयास करें जो लोग पहली बार छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल लॉ पढ़ने जा रहे हैं उन्हें भी क्लैरिटी हो सके कि आखिरकार ये कंसेप्ट क्या है। ठीक, इसके लिए आप यहाँ बेयर एक्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, बेयर एक्ट अपडेटेड होनी चाहिए, इसका थोड़ा सा विशेष ख्याल रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, इसका शॉर्ट टाइटल है छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 का संबंध किस प्रकार के सब्जेक्ट मैटर को डील करने से है, तो जब आप इस पर्टिकुलर बेयर एक्ट के प्रियम्बल को पढ़ेंगे या इसकी उद्देशिका पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा गया है कि दिस एक्ट इज टू प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट बाय ट्राइब्यूनल एंड टू प्रमोट लीजिंग ऑफ अकोमोडेशन बाय बैलेंसिंग द इंटरेस्ट of the landlord and tenant. So when you will deal with the chapter and the provisions and the specifically preamble of this particular legislation, you will find कि ये particular law विशेष तौर पर रेंट काइंड ऑफ लेजिस्लेशंस को डील करने के लिए फॉर्म किया गया। इट्स एन एजुकेशन ऑफ मैटर रिलेटिंग टू रेंट, किसके संदर्भ में, प्रमोटिंग लीजिंग ऑफ एकोमोडेशन बाय such kind of legislation and balancing the interest of landlord and tenant। तो प्राइमा फेसी इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को ड्राफ्ट करने के पीछे जो ऑब्जेक्टिविटी थी वो यही थी कि इस पर्टिकुलर लॉ के माध्यम से हम रेंट संबंधी मैटर्स को एडजुडिकेट कर सकें। अगर कोई भी डिस्प्यूट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में किसी भी ऐसी टेनेंसी को लेकर के अराइज होता है तो उसके लिए एक फोरम नियत कर सकें और टेनेंसी संबंधित जो भी मैटर है वो उसके लिए एक स्पेसिफाइड लेजिस्लेशन हो। इसके लिए हमने इस प्रकार के लेजिस्लेशन को प्रिपेयर किया और इसमें हमने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की कोशिश की ताकि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का जो इंटरेस्ट है वो भी सफर ना हो, उनके राइट्स बने रहें, उनके ऑब्लिगेशंस बने रहें। क्लियर, दिस इज द प्राइमा फेसी प्रीएम्बल ऑफ दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। अब चूंकि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि किस पर्पज से पढ़ रहे हैं। तो चूंकि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस विषय को पढ़ने जा रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स विशेष तौर पर याद रह जाने चाहिए क्योंकि वही वो पॉइंट है जहां पर प्रीलिम्स के मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट, तो सेक्शन नंबर 1 2 3 4 5 सो ऑन में जाने से पहले फंडामेंटली ये जानिए कि इस पर्टिकुलर लॉ का एप्लीकेशन कब हुआ, इस पर्टिकुलर लॉ का एनफोर्समेंट डेट क्या है, इनैक्टमेंट डेट क्या है, एक्ट नंबर क्या है। तो एक्ट नंबर 19 ऑफ 2012 है, मतलब 2012 के वर्ष में 19वां क्रमांक या संख्यांक का ये पर्टिकुलर अधिनियम या एक्ट था। 5 अक्टूबर 2012, चूंकि ये वो लेजिस्लेशन है जिसे छत्तीसगढ़
कि गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंशियल एसेंट भी दिलाई है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद ये पर्टिकुलर लॉ उस पर्टिकुलर राज्य क्षेत्र के अंतर्गत प्रवर्तित कराया गया है। तो 5 अक्टूबर 2012 को प्रेसिडेंशियल एसेंट मिलती है, 23 मई 2011 को गवर्नर के द्वारा इसमें एसेंट ग्रांट की जाती है, और 6 नवंबर 2012 वो तारीख, वो डेट है जिस तारीख पर इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन को एनफोर्सेबल बनाया गया। तो छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 इसके फंडामेंटल पार्ट के तौर पर सबसे पहले आपको ये सारी चीजें जानकारी में होनी चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन के अंतर्गत प्रीलिम्स में जब आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो बहुत माइन्यूट बात पूछते हैं, बहुत माइनर फैक्ट भी पूछते हैं, जिसका सीधा संबंध आपकी मेमोरी से होता है, जिसका सीधा संबंध एक प्रकार से याद किए गए फैक्ट के पर होता है। कई बार वो क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग भले ही ना हो, लेकिन मेमोरी तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है। तो उन क्वेश्चंस को भी, छोटी छोटी बातों को भी पर भी क्वेश्चन छत्तीसगढ़ ने फॉर्म किए हैं। तो एक्ट नंबर हो गया, प्रेसिडेंशियल असेंट हो गई, गवर्नर्स असेंट हो गई, एनफोर्सिबल डेट हो गई। दीज आर द रेलेवेंट पॉइंट्स वेयर द क्वेश्चन हैज बीन फॉर्म एंड विल बी फॉर्म। दोनों स्थितियां पहले भी फॉर्म हो चुके हैं और आगे भी फॉर्म होंगे, इसलिए हमें इन पर्टिकुलर फंडामेंटल चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगेन एज आई सेड कि जब आप इस प्रकार के किसी नए लेजिस्लेशन को पढ़ते हैं तो आपको यह भी पता हो कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें टोटल 14 सेक्शंस हैं। इट इज comprised of total 14 sections with 4 schedules। 4 अलग अलग प्रकार की अनुसूचियां हैं और 14 अलग अलग प्रकार के धाराएं हैं। तो 14 sections and 4 schedules, ये इसका होल स्ट्रक्चर है। अपने आप में बहुत छोटा कानून है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चूंकि अभी अभी मैंने आपसे सेशन के दौरान ही कहा कि छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में किस पार्ट ऑफ सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाना है, इसका कोई एक प्रकार से डिवाइडेशन नहीं है, इसका कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। तो किसी भी सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन भी हो सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट से संभवतः यह भी स्थिति हो जाए कि उसमें एक भी क्वेश्चन ना आए, जैसा लास्ट ईयर हुआ था, है ना। तो लोकल जीके का पोर्शन हो या 15 लॉ सब्जेक्ट का पोर्शन हो, इनका कोई भी डिफाइंड एरिया नहीं है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो सब्जेक्ट्स के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। आपको दोनों तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि लास्ट ईयर जैसे स्टूडेंट के को सरप्राइज मिला वैसा आपको भी उपलब्ध हो जाए। क्लियर है? तो चलिए, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत इतनी बातें आपको क्लियर हुई। अब जब हम इसके एक्सटेंशन पर आते हैं, इसके एप्लीकेशन पर आते हैं, तो इसमें लिखा गया कि इट शैल एक्सटेंड इन फर्स्ट इंस्टेंस टू सच म्युनिसिपल एरिया विच आर कंप्राइजिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। पहले ये उन पर्टिकुलर म्युनिसिपल एरियाज पर अप्लाई करेगा जो जहां पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, विच इज कंप्राइजिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, और अदर म्युनिसिपलिटी एरियाज पर इसका एप्लीकेशन होने के लिए राज्य सरकार फर्दर स्पेसिफाई करेगी। अब जो ये बात लिखी गई है कि इसका स्पेसिफाइड अदर म्युनिसिपल एरियाज में एप्लीकेशन होगा या नहीं, ये राज्य सरकार स्पेसिफाई करेगी। तो आप एक बार गूगल भी ये बात सर्च कर लेना। अभी हाल में शायद सितंबर 2022 की बात है, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने, जिस समय वहां पर द देन चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी थे, तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज करवाई थी, जिस नोटिफिकेशन के तहत अब इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन का जो प्रयोग है, एक्सटेंशन है, विस्तार है, वो छत्तीसगढ़ के अदर म्यूनिसिपल एरियाज में भी करा दिया गया, चाहे वो नगर पालिका एरिया हो या नगर निगम एरिया हो, वहां पर भी इसका एप्लीकेशन हो चुका है। क्लियर? तो उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को एक बार आप फाइंड आउट जरूर कर लीजिएगा, ये बात आप याद रखेंगे। क्लियर? अब आप डेफिनेशंस पर आइए। जब आप डेफिनेशंस पर आएंगे, मैं एक होलिस्टिक वे में आपको बता रहा हूं। जब आप डेफिनेशंस पर आएंगे तो डेफिनेशंस के अंतर्गत यू कैन फाइंड आउट व्हाट थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर इन फॉर्म ऑफ डेफिनेशन। अगर मिस्टर ए ने एक पर्टिकुलर बिल्डिंग को, जो अपने आप में रेसिडेंशियल या नॉन रेसिडेंशियल किसी भी प्रकार की कंप्राइजिंग ऑफ बिल्डिंग है, बी को रेंट पर दिया है, तो ए इज लैंडलॉर्ड। ए यहां पर क्या है? लैंडलॉर्ड है। बी क्या है? बी टेनेंट है। इनके बीच इस पर्टिकुलर टेनेंसी को लेकर के, इस अभिधृति को लेकर, ये ट्रांजेक्शन कौन सा है? टेनेंसी का है। तो टेनेंसी के इस ट्रांजेक्शन को लेकर के एक एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होगा, जिसे टेनेंसी एग्रीमेंट कहेंगे, जिसे अभिधृति करार कहेंगे, टेनेंसी एग्रीमेंट कहेंगे, राइट। अब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के संदर्भ में जो भी सम अमाउंट एक कंसिडरेशन के तौर पर पेबल बनाया जा रहा है, मींस बी इज गोइंग टू एक्सरसाइज और यूटिलाइज सच बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग, है ना, इन टर्म्स ऑफ रेंट, टेनेंट बीइंग अ टेनेंट, तो इन दैट केस बी विल डेफिनेटली पे सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू मिस्टर ए, राइट। तो यहां पर ए कुछ सम अमाउंट रेंट के तौर पर प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति है और बी वो अमाउंट देने के लिए लायबल व्यक्ति है। तो रेंट भी यहां पर फिक्स किया जाएगा। क्लियर? नाउ इसके बाद अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं।
यहां पर आप एक शब्द और लिख लीजिए, हैबिचुअल डिफॉल्टर। एक ही पर्टिकुलर जगह से आप पूरी बेरक्ट में घूमकर इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत आराम से इसे समझना। हैबिचुअल डिफॉल्टर, अगला टर्म आप यहां पर लिख सकते हैं आरसी एंड आरसीटी, रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोलर कंट्रोल ट्रिब्यूनल, रेंट कंट्रोलर एंड रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल, आरसी एंड आरसीटी। क्लियर? अगला टर्म आप यहां पर मेंशन कर लीजिए, सोशल न्यूसेंस, सोशल न्यूसेंस, न्यूसेंस। क्लियर? और कोई बात रह गई? म्यूनिसिपल एरिया एक पॉइंट है, तो उसको हम अलग से कंसीडर करेंगे, म्यूनिसिपल एरिया। चलिए, तो एज वी आर गोइंग टू डील विद डेफिनेशनल क्लॉजेस, पारिभाषिक शब्दावली के तौर पर हम कुछ पर्टिकुलर शब्दों की परिभाषा भी जानेंगे, उनका अलग अलग सेक्शन के साथ उनका रिलेशन भी देखेंगे, कौन सी सेक्शन के साथ उनका एक रिलेशन स्थापित हो रहा है, और उसे एज इट इज समझते हुए चलेंगे, है ना। ये मेरी जो टेक्निक है इस विषय को इस रूप में डील करने की, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हम चाहें तो डायरेक्टली आपको यहाँ भी ला सकते हैं, और यहाँ आप इन डेफिनेशंस को एक एक करके पढ़ करके भी देख सकते हैं, और चाहे तो आप अदरवाइज इस पर्टिकुलर लॉ को एक होलिस्टिक अप्रोच में भी देख सकते हैं। तो पहले आप उस रूप में देख लीजिए, फिर आप इस रूप में समझ लेना। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि ए इज द लैंडलॉर्ड, दिस बिल्डिंग बिलोंग्स टू मिस्टर ए एंड ए हैज गिवन इट इन टेनेंसी टू मिस्टर बी। दिस इज द ट्रांजेक्शन ऑफ टेनेंसी, टेनेंसी ट्रांजेक्शन है ना, अभिवृत्ति का, किराएदारी का एक संव्यवहार है। ए इज द लैंडलॉर्ड, बी इज द टेनेंट, एंड ए एंड बी हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, जिसे टेनेंसी एग्रीमेंट कहा गया है, जिसे टेनेंसी एग्रीमेंट कहा गया है। ए एंड बी हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट नोटेड एज टेनेंसी एग्रीमेंट, जिसमें उन्होंने कुछ सम ऑफ अमाउंट एक्स वाई जेड भी फिक्स किया है कि इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए बी से ए कितना सम ऑफ अमाउंट रेंट के तौर पर प्राप्त करेगा। राइट? फर्दर एक शब्द हमने यहां पर हैबिचुअल डिफॉल्टर लिखा हुआ है, अगला टर्म यहां पर हमने सोशल न्यूसेंस का लिखा हुआ है, फिर अगला टर्म हमने रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोलर ट्रिब्यूनल के तौर पर लिखा है। अब आप इसे समझिए, सबसे पहले आप डेफिनेशन को समझिए, एकोमोडेशन को समझिए। ये बिल्डिंग, ये बिल्डिंग, एकोमोडेशन क्या है? तो वास स्थान को समझने के लिए सबसे पहली डेफिनेशन 2.1 पढ़नी पड़ेगी। अब इसमें टोटल डेफिनेशंस कितनी है? तो सेक्शन नंबर 2.1 से लेकर के 2.14 तक डेफिनेशन प्रिस्क्राइब्ड है। धारा 2 उपधारा 1 से लेकर के उपधारा 14 तक इसमें डेफिनेशंस लिखी गई हैं। सबसे पहले बिल्डिंग, सबसे पहले एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन की डेफिनेशन वही डेफिनेशन है जिसे आप मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 में पढ़ा करते थे। आपको ये मैं बता दूं कि 2011 के इस लेजिस्लेशन के आने से पहले छत्तीसगढ़ में भी मध्य प्रदेश का ही जो अधिनियम था, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट, है ना, 1961, उसी रूप में अडॉप्ट किया गया था, और वही अधिनियम, वही एक्ट वहां पर भी संचालित था। लेकिन 2011 में, 2011 में छत्तीसगढ़ ने अपना स्वयं का ये रेंट लेजिस्लेशन, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 को इनकॉर्पोरेट कर लिया, और वही पर्टिकुलर अब एग्जिस्टेंस में है। तो एकोमोडेशन की जो डेफिनेशन पहले एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट या छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में लिखी गई थी, वही डेफिनेशन यहां पर भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो एकोमोडेशन की डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, देखिए। एकोमोडेशन मींस क्या? तो अंडरलाइन करते जाइएगा। बिल्डिंग, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या नॉन रेसिडेंशियल हो, लीज्ड आउट बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट एंड इंक्लूडिंग व्हाट इट इज इंक्लूडिंग, दैट इज पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, open space, staircase, grounds, garden, garage, and all facilities and all amenities forming part of such agreement between the parties of any land which is not being used agriculture purpose. अब यहाँ पर what you have to remember, you have to remember that it is providing a definition what will include in the terminology of accommodation, कि वास स्थान के अंतर्गत क्या इंक्लूडेड कहा जाएगा। तो क्या इंक्लूड कहा जाएगा? कोई भी बिल्डिंग हो, कैसी बिल्डिंग हो, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या नॉन रेसिडेंशियल हो, मतलब रेसिडेंशियल रहवासी क्षेत्र का हो या फिर कमर्शियल हो, नॉन रेसिडेंशियल हो, किस रूप में? लीज आउट की गई हो। किसको? क्योंकि आप इमूल प्रॉपर्टी रेंट पर दे रहे हैं, तो एक प्रकार का लीज ही है। तो लीज आउट बाय द लैंडलॉर्ड टू द टेनेंट, यहां पर लैंडलॉर्ड के द्वारा उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को टेनेंट को लीज आउट किया गया हो, जिसके अंतर्गत क्या इंक्लूड है? ओपन स्पेस, खुला स्थान, ओपन स्पेस, स्टेयरकेसेस, ग्राउंड्स, गार्डन, गैराज, एंड ऑल द फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच टेनेंसी संबंधी एग्रीमेंट होने के नाते उस बिल्डिंग से जो कुछ भी चीजें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो गार्डन हो, गैराज हो, चाहे वो ओपन स्पेस हो, स्टेयरकेस हो, या फिर किसी भी अन्य प्रकार की फैसिलिटीज या एमिनिटीज हो, अन्य प्रकार की सुविधाएं हो,
वे सारी चीजें जो एग्रीमेंट का हिस्सा हैं वे एकोमोडेशन की कैटेगरी में शामिल कही जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, इट विल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द लैंड विच इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। यहां से प्री का 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे वो 2015 का पेपर हो, 16 का पेपर हो, 19 का पेपर हो, आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहां पर एकोमोडेशन की डेफिनेशन के अंतर्गत क्या इंक्लूड है और क्या एक्सक्लूड है, तो आप इसे अलग अलग पार्ट में देखना कि इट मींस बिल्डिंग, एकोमोडेशन का तात्पर्य क्या है, बिल्डिंग, उसका तात्पर्य क्या है, पार्ट ऑफ बिल्डिंग, और उसके अंतर्गत क्या इंक्लूड है, रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल काइंड ऑफ बिल्डिंग which is leased out by the landlord to the tenant, right? और further आपको what you have to remove, what you have to include, open space, staircase, garden, garage, ground, etc., including facilities and amenities which is included with it. So that will also be considered in form of accommodation. But please remember and underline in the definitional clause that any of the land which is not being used for, which is used for agriculture purpose, कोई भी ऐसी भूमि जिसका प्रयोग कृषि पर्पज से किया जा रहा है वो एकोमोडेशन नहीं है। तो कैसी लैंड होनी चाहिए, जिसका प्रयोग एग्रीकल्चरल पर्पज के तौर पर ना हो रहा हो। बात समझ में आई? क्योंकि अगर लैंड का यूज एग्रीकल्चरल पर्पज से किया जा रहा है तो वो यहां पर एकोमोडेशन के परिभाषा में शामिल नहीं कहा जाएगा। एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट इंक्लूडेड विद इन द टर्म ऑफ डेफिनेशन, आप इस पढ़ करके समझ सकते हैं। तो कैसी लैंड होनी चाहिए, विच इज नॉट बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, जिसका प्रयोग कृषि पर्पज से यूज होने वाली जमीन या भूमि के तौर पर ना हो रहा हो। ठीक, अगली बात समझिए। तो एकोमोडेशन क्लियर हुआ। अब एकोमोडेशन को कौन लेट आउट कर रहा है, लैंडलॉर्ड कर रहा है, किसे कर रहा है, टेनेंट को कर रहा है। तो 2(5) एंड 2(14) ये डेफिनेशंस भी पहले समझ लेते हैं। 2 सबसेक्शन 5 में क्या लिखा है, इट मीन्स अ लैंडलॉर्ड, इट मीन्स अ पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज रिसीविंग और इज एंटाइटल्ड टू रिसीव, एक ऐसा व्यक्ति जो उस तत्समय में कोई ऐसा रेंट रिसीव कर रहा है या ऐसा कोई रेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है। द रेंट ऑफ एनी एकोमोडेशन whether on his own account or on account or behalf of some other person or benefit of any other person, चाहे वो स्वयं के लेखे में हो या किसी अन्य व्यक्ति के बिहाफ में इस प्रकार का रेंट रिसीव कर रहा हो, चाहे ट्रस्टी के तौर पर, चाहे गार्जियन के तौर पर, चाहे रिसीवर के तौर पर, ये शब्द अंडरलाइन कर लीजिएगा, either as a trustee or as a guardian or as a receiver for any other person who would so receive the rent or to be entitled to receive the rent if accommodation were let to the tenant। अगर इस प्रकार का कोई भी अकोमोडेशन या कोई भी बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग जो टेनेंसी पर्पज से किसी भी व्यक्ति को दी जा रही है, जो भी पर्सन उस पर्टिकुलर अकोमोडेशन के संदर्भ में रेंट को रिसीव कर रहा है या रेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड है, या किसी अदर पर्सन के बिहाफ में, इधर ऑन हिज ऑन अकाउंट और ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, ही इज रिसीविंग द रेंट, चाहे उसे हम ट्रस्टी का नाम दें, चाहे उसे हम गार्जियन का नाम दें, चाहे उसे हम रिसीवर का नाम दें, वो सभी के सभी लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन में शामिल कहे जाएंगे। तब जब इस प्रकार के अकोमोडेशन बिल्डिंग को टेनेंसी के पर्पज से किसी भी व्यक्ति को लेट आउट किया गया हो, किराए पर दिया गया हो, ठीक, those persons will be called as landlord। तो क्या ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर जो किसी अन्य व्यक्ति के बिहाफ में रेंट रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड हैं वो लैंडलॉर्ड हैं? यस, दे आर लैंडलॉर्ड्स। क्लियर? अब देखिए टेनेंट, टेनेंट की डेफिनेशन थोड़ी सी अपने आप में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Now when landlord is letting out its building or accommodation in form of tenancy towards the tenant person, in that case you have to be clear that what is the definition of tenant, and tenant is being defined in the Chhattisgarh rent control legislation at 2 subsection 14, धारा 2 subsection 14 में इसे डिफाइन किया गया। क्या लिखा गया, the person by whom or on whose account or behalf rent is or but for a contract express or implied would be payable for any accommodation to his landlord including the person who is continuing its possession after the termination of tenancy। वो कौन सा पोर्शन और पॉइंट है जहां पर क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है, जहां पर प्रश्न पूछे ही जाएंगे और पूछे ही गए हैं, तो आपको उन पॉइंट्स को एक्स्ट्रा में हाईलाइट करके रखना चाहिए कि वो एग्जाम के लिए ज्यादा खास हो जाता है। तो जैसा कि इसकी डेफिनेशन में लिखा गया, एनी पर्सन जिसके अकाउंट से, जिसकी ओर से कोई भी रेंट पेएबल है ना, किसी एक्सप्रेस या इंप्लाइड काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ना होने की कंडीशन में किसी भी ऐसे एकोमोडेशन के लिए उसके लैंडलॉर्ड को ऐसा अमाउंट पेएबल होता। इसके अंतर्गत वो व्यक्ति भी इंक्लूडेड है, यहां से अंडरलाइन करना चाहिए, इट इज इंक्लूडिंग दोज पर्संस एज वेल, राइट,
हु इज कंटिन्यूइंग इन पोजेशन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी, जिसकी अभिधृति, जिसकी किराएदारी समाप्त हो गई है, बावजूद इसके भी वह उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन में पोजीशन बनाए हुए है। यहां से प्री का क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है कई बार। तो एनी पर्सन हुज पोजेशन इज बीइंग कंटिन्यूड इवन आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द टेनेंसी, इस प्रकार की अभिधृति समाप्त हो गई, बावजूद इसके भी उसका कब्जा अभी उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन या बिल्डिंग पर बना हुआ है, वे पर्सन भी इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टेनेंट माने जाएंगे। otherwise than by an order or decree for eviction passed under the provision of this act। तो otherwise के बाद फिर से आपको अच्छे से अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि otherwise के बाद फिर इसका एक्सेप्शन बता रहा है कि एक ऐसा पर्सन, अदरवाइज एक ऐसा पर्सन who has been evicted after the order or decree made by any court regarding eviction of the tenant। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लेखे या जिसके बिहाफ में कोई भी रेंट पेएबल है, इधर थ्रू एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और थ्रू इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आप एक्सप्रेस और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जान रहे होंगे आई होप। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट would be payable for the accommodation to his landlord, including the person who is continuing in possession after the termination of tenancy। यहां तक कि वो व्यक्ति भी टेनेंट के तौर पर जाना जाएगा जिसकी टेनेंसी समाप्त हो जाने के बाद भी पोजीशन बनाए हुए उस प्रॉपर्टी में, otherwise than by an order or decree for eviction passed under the provision of this act, है ना। तो अदरवाइज देन बाय ऑर्डर, किसी भी ऐसे आदेश, किसी भी ऐसी डिक्री जो कि ऐसे टेनेंट के इविक्ट होने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत पारित की गई, उसके अन्यथा, उसके अदरवाइज, उसके अदरवाइज, उसके अलावा। ठीक है, तो कोई ऐसा पर्सन जो रेंट पे कर रहा है या उसके बिहार में कोई व्यक्ति रेंट पे कर रहा है किसी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट या एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, और एक ऐसा व्यक्ति भी जिसके उस पर्टिकुलर, जिसकी टेनेंसी समाप्त हो चुकी है और टेनेंसी समाप्त होने के बाद भी व्यक्ति पोजीशन में बना हुआ है, दैट पर्सन विल आल्सो बी कंसीडर्ड इन फॉर्म ऑफ टेनेंट, अदरवाइज देन बाय ऑर्डर और डिक्री फॉर इविक्शन पास इन द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। उस पर्टिकुलर मामले के अन्यथा जहां पर किसी कोर्ट ने ऐसे व्यक्ति के इविक्ट होने का कोई ऑर्डर पास कर दिया है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां से भी क्वेश्चन बन चुका है। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पर्सन रेफर टू इन सब क्लॉज 1, अगर ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस दशा में, उस कंडीशन में, इन केस ऑफ एकोमोडेशन लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, इन केस ऑफ accommodation let out for residential purpose, his surviving spouse, son, daughter, mother, father who had been ordinarily residing with him in such accommodation as a member of his family up to his death। तो इन द केस ऑफ accommodation let out for residential purpose, उस व्यक्ति की जिसकी मृत्यु हो गई है, उसका सर्वाइविंग स्पाउस, पति या पत्नी, उसके बेटे, उसकी पुत्री, उसकी माँ, उसके पिता, who had been ordinarily residing with him in such accommodation, जो उस वास स्थान में उसके साथ 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 रहते थे, they will be considered here as a tenant, as a member of his family up to his death, right। in case of accommodation let out for commercial or business purpose, underline कर लीजिए, commercial or business purpose, his surviving spouse, son, daughter, mother or father who had been ordinarily carrying on business with him in such accommodation as member of his family up to his death। तो उस व्यक्ति की मृत्यु तक जो व्यक्ति उसके साथ रहा, उसके स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर, कमर्शियल काइंड ऑफ या नॉन रेसिडेंशियल काइंड ऑफ बिल्डिंग की दशा में उसके साथ इस प्रकार का बिजनेस करते रहे उसकी मृत्यु तक, तो दोज पर्संस विल आल्सो बी कवर्ड इन द टर्म ऑफ डेफिनेशन ऑफ टेनेंट। तो उन्हें भी हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंतर्गत इंक्लूड मानेंगे। तो क्या क्या डेफिनेशन हो गई, एकोमोडेशन हो गया, लैंडलॉर्ड हो गया, टेनेंट हो गया, और ये सभी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। आगे अगला पॉइंट, रेंट क्या है। तो रेंट के संदर्भ में सेक्शन नंबर 2(9) में लिखा गया है, आप 2, 9, 10, 11 को एक साथ याद करना, रेंट, आरसी एंड आरसीटी, रेंट, रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोलर, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में अब रेंट का अगर निर्धारण होना है तो रेंट के विषय में यहां लिखा गया कि इट मींस द कंसिडरेशन पेएबल बाय टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड अगेंस्ट एन एकोमोडेशन। इट इज अ कंसिडरेशन,
पेएबल बाय टेनेंट टू लैंडलॉर्ड अगेंस्ट एन एकोमोडेशन। तो किसी ऐसे एकोमोडेशन के लिए पे किया जाने वाला प्रतिफल या कंसिडरेशन जो कि टेनेंट के द्वारा लैंडलॉर्ड को पे किया जाएगा, उसे हम रेंट कहेंगे। तो रेंट की बड़ी सिंपल डेफिनेशन इन्होंने यहां पर लिखी है, एनी ऑफ द कंसिडरेशन विच इज बीइंग मेड पेएबल बाय टेनेंट टू लैंडलॉर्ड। अब रेंट कैसे डिसाइड होगा और कौन डिसाइड करेगा, इस विषय में आप इसे रेड विथ सेक्शन नंबर 5 कर सकते हैं। रेड विथ सेक्शन नंबर 5 बेयर एक्ट में ही लिख लीजिए, रेड विथ सेक्शन नंबर 5। अब 5 में लिखा गया रेंट एज टू बी एग्रीड, जैसा लैंडलॉर्ड और टेनेंट आपस में सहमत होंगे उस प्रकार से इस ऐसे किसी एकोमोडेशन के लिए रेंट अमाउंट फिक्स किया जा सकेगा। तो यहां पर लिखा गया कि द रेंट पेएबल फॉर एनी अकोमोडेशन, आप इसे यहां देख लीजिए, द रेंट पेएबल फॉर एनी अकोमोडेशन shall subject to other provision of this act be such as may be agreed upon between landlord and tenant। तो इस पर्टिकुलर अधिनियम में किन्हीं भी प्रावधानों के विषय के अंतर्गत रहते हुए कोई भी पर्टिकुलर रेंट किसी अकोमोडेशन के लिए उस रूप में फिक्स किया जा सकेगा जैसा कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट एक दूसरे से सहमत हो। इट शैल नॉट इंक्लूड द चार्जेस, आपको यहां पर अंडरलाइन करना है जो क्वेश्चन बनाएगा आपके प्रीलिम्स के लिए। इट शैल नॉट इंक्लूड द चार्जेस पेबल फॉर एमिनिटीज विच में बी एग्रीड अपॉन सेपरेटली। ये उन पर्टिकुलर चीजों को रेंट के तौर पर इंक्लूड नहीं करता जो कुछ सम ऑफ अमाउंट एमिनिटीज किन्हीं भी दी जाने वाली एक प्रकार से सुविधाओं के लिए, एक प्रकार से एमिनिटीज के लिए जो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, वे एक्स्ट्रा चार्जेस यहां पर रेंट की डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं कहे जाते। ठीक है, तो एनी ऑफ द रेंट as agreed by landlord and tenant will be the rent payable for any accommodation, but please remember that this particular thing will not include the charges which are payable for any of the amenities, that too separately, and shall be payable accordingly। तो अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में ऐसी कोई सहमति बनती है, ऐसा कोई करार होता है कि कुछ मिलने वाली अन्य सुविधाओं के लिए टेनेंट सम एक्स्ट्रा अमाउंट सेपरेटली पे करने वाला है, तो वो पर्टिकुलर सम ऑफ अमाउंट यहां पर रेंट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, उसे हम इसके अंतर्गत इंक्लूड नहीं करेंगे। बट रेंट वही होगा जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के द्वारा आपसी मत से सहमति में प्राप्त फिक्स किया जा सकेगा। Subsection 2, unless agreed otherwise, every tenant shall pay the rent by 15th day of the month next following the month for which the rent is payable। जिस किसी अगले माह के लिए इस प्रकार का किराया पेएबल है, रेंट पेएबल है, ये एक 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी टेनेंट के ऊपर फिक्स की जा रही है कि जब तक कोई अदरवाइज कंडीशन टर्म ना हो, जब तक अदरवाइज कोई अग्रीमेंट पार्टीज के बीच में ना हो, तब तक एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट बाय 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट आफ्टर। तो जो भी आने वाला माह है उसके 15 तारीख के अंदर अंदर इस प्रकार का 15 तारीख तक इस प्रकार का सम ऑफ अमाउंट पे कर दिया जाएगा बाय टेनेंट टू लैंडलॉर्ड। लेकिन अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में कोई अदरवाइज एग्रीमेंट है कि किसी अन्य तारीख को इस प्रकार का पेमेंट ड्यू होगा या पे किया जाएगा, तो वो एक डिफरेंट फैक्टर हो जाएगा। अदरवाइज इस तारीख पर इस समय तक इस प्रकार का रेंट अग्रीड रेंट पे कर दिया जाएगा। क्लियर? अब चूंकि हम लोग टेनेंसी से संबंधित लेजिस्लेशन को डील कर रहे हैं बेटा, तो टेनेंसी के अंतर्गत आप उन स्पेसिफिक टर्म्स को याद करना सीखिए या जानिए कि अगर हम टेनेंसी पढ़ रहे हैं तो टेनेंसी के अंतर्गत टेनेंट को जाने, लैंडलॉर्ड को जाने, टेनेंसी एग्रीमेंट को जाने, एग्रीमेंट को जाने, और इसके साथ में जो भी फोरम इस प्रकार के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेंगे उन फोरम्स का नाम जाने। राइट? तो अभी चूंकि हम इतने डेफिनेशंस को समझ चुके हैं, अब एक अगला टर्म आप यहां पर समझिए इसकी अप्लीकेबिलिटी में। मैं थोड़ा जंप करके इस बेरेट के अंदर चल रहा हूं, है ना, ताकि आप अलग अलग सेक्शंस की अप्लीकेबिलिटी भी समझते चलिए। अब चूंकि हमने अभी तक रेंट फिक्स करने की बात कही, रेंट फिक्स करने की बात आई तो सेक्शन 5 आपने पढ़ लिया। अब पॉइंट ये है कि रेंट फिक्स करने के साथ साथ जब व्यक्ति यहां पर टेनेंसी का कोई ट्रांजेक्शन कर ही रहा है या कोई टेनेंसी एग्जिस्टेंस में ला ही रहा है, तो इसके लिए एक टेनेंसी एग्रीमेंट भी तो होगा। तो टेनेंसी एग्रीमेंट हमें कहां से मिलेगा? सबसे पहले इसके लिए आपको एग्रीमेंट देखना पड़ेगा। एग्रीमेंट डिफाइंड है 2(2) में, जो लिखता है इट मींस द रिटन एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एज रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट। तो एग्रीमेंट का तात्पर्य सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन नंबर 2 में लिखा गया और कहा गया कि एग्रीमेंट मींस रिटन एग्रीमेंट। करार का तात्पर्य इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत रिटन काइंड ऑफ एग्रीमेंट से है, जो कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच होगा। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच इस प्रकार का एग्रीमेंट किया जाएगा। कैसा एग्रीमेंट होगा? रिटन एग्रीमेंट होगा। कैसा होगा? एज रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट, जैसा कि इस अधिनियम के अंतर्गत प्रिस्क्राइब्ड है। क्लियर?
अब आप रेंट एग्रीमेंट को समझने के लिए सेक्शन नंबर 4 में मूव करिए। सेक्शन नंबर 4 में रेंट एग्रीमेंट को किस रूप में लिखा गया है, आप इसे यहां देखिए। सेक्शन नंबर 4 में लिखा गया कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 107, इसका एक रिलेशन धारा 160 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से भी दिखाई पड़ रहा है। आप देख पा रहे हैं? मैं इसे थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, ये यहां मेंशन्ड है, यहां, ये आप देख पा रहे हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन सेक्शन 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एक्ट नंबर 4 ऑफ 1882। इस सेक्शन की शुरुआत किससे हो रही है? इस सेक्शन की शुरुआत हो रही है नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज से। Means it is excluding all the things which is mentioned in section number 107 TPA regarding lease, क्योंकि ये section lease से deal करती है। Because this section is having or showing the overriding effect over that particular provision। कि आपने धारा 160 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कुछ भी पढ़ा हो, अब आप इसको देखना कि जब आप किसी भी ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी को टेनेंसी पर्पज से लेट आउट करते हैं, तो ऐसा पर्टिकुलर एग्रीमेंट आपके बीच और टेनेंट के बीच या लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच रिटन में ही होगा, ये ओरल नहीं होगा, ओरल ट्रांसफर नहीं होगा, ये रिटन काइंड ऑफ एग्रीमेंट के माध्यम से होना चाहिए। तो क्या लिखा? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन 107 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, नो पर्सन शैल आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस पर्टिकुलर अधिनियम के प्रारंभ में आ जाने के पश्चात कोई भी व्यक्ति नहीं लेट आर टेक ऑन रेंट एनी अकोमोडेशन, ना तो रेंट पर देगा ना रेंट पर लेगा कोई अकोमोडेशन एक्सेप्ट बाय एन एग्रीमेंट इन राइटिंग, अंडरलाइन कर लेना, कोई भी ऐसा लेट आउट पर्पज से किया या किराएदारी के पर्पज से कोई भी बिल्डिंग ना तो कोई व्यक्ति बिना लिखित करार के प्राप्त करेगा और ना ही देगा। तो दिस इज वन ऑफ द क्लियर कट प्रोविजन विच इज हैविंग ओवरराइडिंग इफेक्ट इवन अंडर द सेक्शन नंबर 107 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर उसकी लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा इस विषय में लिखा हुआ मिलेगा, वहां पर आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि वहां आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि दैट सेक्शन इज पर्टिकुलरली टॉकिंग अबाउट लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट टू फ्रॉम ईयर टू ईयर और फ्रॉम बेस्ड ऑन अर्ली रेंट, राइट, और एक्सीडिंग 1 ईयर, राइट। और उन दोनों ही केस में यहाँ पर बाय डिलीवरी और बाय थ्रू रजिस्टर्ड काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इन सम केसेस नॉन रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ऐसी कुछ बातें वहां भी आपको देखने को मिलेंगी। ओवरऑल यहाँ पर आप सीधा सा मीनिंग समझिए, आप धारा 107 को पढ़ करके इस बात को समझ जाएंगे कि इसका रिलेशन यहाँ पर क्यों दर्शाया गया है। तो सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 1 में बात क्लियर कट लिख दी गई कि जब यह पर्टिकुलर लेजिस्लेशन एनफोर्समेंट में आ जाएगा उसके बाद कोई भी पर्टिकुलर टेनेंसी पर्पज से एकोमोडेशन लेट आउट तभी किया जाएगा जब रिटन एग्रीमेंट फॉर्म कर लिया जाए, जब लिखित प्रकार का करार हो जाए। तो विदाउट रिटन काइंड ऑफ एग्रीमेंट नो एकोमोडेशन विल बी लेट आउट, ना तो लिया जाएगा ना दिया जाएगा। वेयर इन रिलेशन टू अ टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर कमेंसमेंट, अब इसमें उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में भी लिखा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर लॉ के एग्जिस्टेंस में आने के पहले, कमेंसमेंट में आने से पहले जो टेनेंसी चली आ रही है, टेनेंसी क्रिएट की गई है, उनका क्या दायित्व होगा। सो वेयर इन रिलेशन टू अ टेनेंसी क्रिएटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी एग्रीमेंट इन राइटिंग वाज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू शैल बी फाइल्ड बिफोर रेंट कंट्रोलर। तो जहां पर कोई भी ऐसी टेंडेंसी इस पर्टिकुलर एक्ट के कमेंसमेंट में आने से पहले क्रिएट की गई, तो एन एग्रीमेंट राइटिंग वाज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू शैल बी फाइल्ड बिफोर रेंट कंट्रोलर। अगर पार्टीज के बीच में पहले से एक लिखित करार है तो उसे रेंट कंट्रोलर के समक्ष फाइल कर दिया जाना चाहिए। और अगर इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है तो नो एग्रीमेंट राइटिंग वाज एंटर्ड, देन लैंडलॉर्ड टेनेंट शैल एंटर इनटू एग्रीमेंट राइटिंग विद रिगार्ड टू द टेनेंसी एंड फाइल द सेम बिफोर द रेंट कंट्रोलर। और अगर पक्षकारों के बीच में, लैंड और टेनेंट के बीच में कोई ऐसी टेनेंसी एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है तो वो उसे रिटर्न में फाइल करें और रेंट कंट्रोलर के समक्ष प्रोड्यूस करें। Provided that where landlord tenant failing to present jointly copy of tenancy agreement under clause number A or fail to reach an agreement under clause number B, such landlord and tenant shall separately file particulars about such tenancy। यहाँ पर एग्रीमेंट राइटिंग में है लेकिन आरसी के समक्ष प्रोड्यूस नहीं है, एंटर वहां प्रोड्यूस नहीं किया गया, उस वहां पर फाइल नहीं किया गया। यहाँ पर रिटर्न में एग्रीमेंट ही नहीं है तो कहा जा रहा है कि आप रिटर्न में एग्रीमेंट फॉर्म करिए और ज्वाइंटली उसे रेंट कंट्रोलर के समक्ष प्रोड्यूस करिए। ठीक। और आगे कहा गया वेयर landlord tenant failing to present jointly a copy of tenancy agreement under clause A or clause number B,
such landlord and tenant shall separately file the particulars about such tenancy. In that case landlord and tenant दोनों पृथक पृथक तौर पर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो आरसी के समक्ष टेनेंसी की जानकारियां देते हुए, उसके पर्टिकुलर्स की जानकारियां देते हुए फाइल करें. Every agreement referred to in subsection 1 are required to be executed under subsection 2 shall be in such form and in such manner and within such period as may prescribed. तो यहाँ पर जो भी एग्रीमेंट फाइल हो रहे हैं सबसेक्शन 1 एंड 2 के अंतर्गत उनका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस मैनर में और कितने समय में उन्हें प्रिस्क्राइब्ड काइंड ऑफ टाइम के अंतर्गत उन्हें प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, इसके लिए जैसा विहित किया गया हो उस रूप से उन्हें उसे फॉर्म करना है, उस फॉर्मेट में बनाना है और आरसी के समक्ष फाइल करना है. क्वेश्चन आता है कि एग्रीमेंट इन राइटिंग, टेनेंसी एग्रीमेंट इन राइटिंग, ये किस पर्टिकुलर फोरम के समक्ष फाइल किया जाएगा, तो ये रेंट कंट्रोलर के समक्ष फाइल किया जाएगा. अच्छे से पढ़ लेना और मार्क कर लेना, रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल नहीं लिखा है, रेंट कंट्रोलर लिखा है. तो रेंट कंट्रोलर के समक्ष इस प्रकार की रिटन एग्रीमेंट जो कि टेनेंसी एग्रीमेंट है वो फाइल की जाएगी. So now it is a mandatory rule to execute a tenancy agreement when the landlord is letting out its accommodation to the tenant for tenancy purpose. तो ना तो कोई व्यक्ति इस प्रकार के किसी भी accommodation को let out करेगा, न देगा न लेगा जब तक written kind of agreement उसके संदर्भ में ना हो. ये permanent rule हो गया. अब इस पर्टिकुलर लॉ के एग्जिस्टेंस में या कमेंसमेंट में आने से पहले भी तो टेनेंसी चलती रही, तो उनके संदर्भ में भी कुछ डायरेक्टिव्स यहाँ पास किए जा रहे हैं कि लैंडलॉर्ड और टेनेंट अगर एग्रीमेंट बना के रखे हुए हैं तो उसे प्रोड्यूस करें, नहीं बनाया है तो एग्रीमेंट करें और एग्रीमेंट करने के साथ ज्वाइंटली प्रोड्यूस करें. और आगे अगर इस तरह की दोनों चीजों में फेल रहते हैं तो सेपरेटली अपना अपना पर्टिकुलर ला करके और आरसी के समक्ष फाइल करें. इनका क्या फॉर्मेट होगा, इनका क्या मैनर होगा, कितने समय में ये सब चीजें प्रोड्यूस की जानी चाहिए, इसके लिए जैसा प्रेस्क्राइब्ड हो वैसा एक्ट किया जाएगा. वापस आइए. तो इतनी डेफिनेशंस आपने समझी, उतने आपने सेक्शन भी समझे. अब चूंकि कुछ और नए टर्म एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, है ना, जैसे जैसे मोटे तौर पर अगर आप डेफिनेशनल सेक्शन की बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि आपको 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.14, 2.9, 10, 11 रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, सोशल न्यूसेंस 2.13, इतनी सेक्शंस तो डेफिनेटली इसके अंतर्गत आपको आनी चाहिए, जहां से प्रीलिम्स के पहले भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. रेस्ट में केवल एक बार पढ़ लेना. जैसे सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 6 में म्यूनिसिपल एरिया लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ लेजिस्लेशन के नाम लिखे हुए हैं. मैं ये बात बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा कि म्यूनिसिपल एरिया मींस म्यूनिसिपल एरिया, नगर पंचायत एरिया एज डिफाइंड अंडर छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, एक्ट नंबर 23 1956, एक्ट छत्तीसगढ़ म्यूनिसिपलिटीज एक्ट 1961, एक्ट नंबर 37 1961. तो ये जो लेजिस्लेशंस के नाम लिखे हैं, इनका एक्ट नंबर मेंशन्ड है, इनैक्टमेंट ईयर मेंशन्ड है, इन्हें भी मार्क करके याद कर लेना. छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ऐसे क्वेश्चन भी पूछने की टेंडेंसी पहले रही है. तो यहाँ पर कोई आपका कानूनी ज्ञान टेस्ट नहीं हो रहा है, कुल मिलाकर के मेमोरी टेस्ट हो रही है और ऐसे क्वेश्चन भी उन्होंने फॉर्म किए हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए. ठीक है. अब इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है समझाने वाली कि म्यूनिसिपल एरिया और म्यूनिसिपलिटीज के संदर्भ में एक लेजिस्लेशन का नाम लिखा हुआ है, उसका एक्ट नंबर लिखा है और इनैक्टमेंट ईयर है, जिसके संदर्भ में आपसे ऑप्शन बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है. प्रीवियस ईयर में उन्होंने इस प्रकार के क्वेश्चन फॉर्म किए हैं, आपको देखना हो तो आप 2017-18 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाना, वहां पर छत्तीसगढ़ एक्साइज लॉ का सेक्शन 5-6 के आसपास का प्रोविजन आपको मिल जाएगा जो इसी प्रकार से फॉर्म किया गया. तो समटाइम्स दे टेस्ट द मेमोरी, राइट. सो what we have done some of the terms. Now come to another particular definition, that is habitual defaulter. Habitual defaulter section 2.4 में defined है, आप याद रखिए. 2 सबसेक्शन 4 में defined है, सबसेक्शंस भी याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इस रूप में भी बनते हैं. तो 2 सबसेक्शन 4 में हैबिचुअल डिफॉल्टर मींस अ टेनेंट हु फेल्स इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. आपको टाइम याद रखना है. कौन? टेनेंट. कब? इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स on 3 or more occasions to pay full rent and all dues to the landlord and due date in accordance with the agreement. तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में रेंट अमाउंट पे करने के लिए जो भी शर्तें टेनेंसी एग्रीमेंट के अंतर्गत सन्निहित हैं, ये लिखी गई हैं. अगर टेनेंट के द्वारा 12 महीने के पीरियड ऑफ टाइम में 3 या 3 से ज्यादा बार उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेंट को फुल्ली पे करने में या ऐसे सम अदर काइंड ऑफ ड्यूज को स्पेसिफाइड डेट में पे करने में ऐसा टेनेंट फेल रहता है, तो ऐसे टेनेंट को हम विशेष शब्दावली से नवाजेंगे जिसे हम हैबिचुअल डिफॉल्टर कहते हैं, जिसे हम अद्यतन व्यतिक्रमी कहते हैं. तो हैबिचुअल डिफॉल्टर defined under 2 subsection 4 and it is for the purpose of tenant, right. टेनेंट फेल हो रहा है क्या पे करने में? अमाउंट ड्यू. कौन सा अमाउंट? रेंट अमाउंट एंड अदर ड्यूज, राइट. एज पर द
प्रेस्क्राइब्ड इन द रेंट एग्रीमेंट अग्रीड बिटवीन द पार्टीज। ठीक है, अगला पॉइंट समझिए। अब अगली डेफिनेशन में आपको यहां पर रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बारे में है। तो रेंट कंट्रोलर और रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के बारे में हम लोग आगे की सेक्शंस में सेक्शन 6 रेडी विथ 8, सेक्शन 7 रेडी विथ 9 पढ़ेंगे। ठीक है, धारा 6 में रेंट कंट्रोलर, धारा 7 में रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, है ना, एक स्पेसिफाइड ट्राइब्यूनल जो लैंडलॉर्ड टेनेंट या ये कहिए कि इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंतर्गत उद्भूत होने वाले, ओरिजिनेट होने वाले किसी प्रकार के डिस्प्यूट या किसी प्रकार के ऐसे मसले का निराकरण करने के लिए फॉर्म आउट की गई है। ठीक, इसमें कितने मेंबर होंगे, कौन इसका चेयरपर्सन होगा, सम अदर मेंबर्स कौन होने चाहिए या कौन होंगे, इस विषय में यहां लिखा गया। उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मेंशन की जा रही है। ये किस प्रकार के मैटर्स को डील करेंगे, इनकी क्या पावर होगी, किस प्रकार की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे, ये भी इसी पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे और जो कि एग्जाम में भी पूछी गई है। तो रेंट कंट्रोल कंट्रोल ट्रिब्यूनल को आप अब अगर डेफिनेशन सेक्शन देखेंगे तो इसे आप सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 10 एंड 11 में देखेंगे। और अगर आप एग्जैक्ट सेक्शन जहां पर इनके बारे में फुल्ली डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो आप धारा 6, धारा 7, अब इनकी पावर्स, क्योंकि बिना पावर्स के तो काम होगा नहीं, तो सेक्शन 6 दैट शुड बी रेड टुगेदर विद 8, सेक्शन 7 दैट शुड बी रेड टुगेदर विद 9, जो इनकी पावर बताती है। पावर के बाद आप मूव करते हैं धारा 10 में, जो इसकी प्रोसीजर बताती है, प्रक्रिया। प्रक्रिया बताए जाने के बाद धारा 11 में आप मूव करते हैं, जो कि ऐसे पर्टिकुलर ऑर्डर्स आदि का एग्जीक्यूशन प्रिस्क्राइब करती है, इनका निष्पादन किस प्रकार से होगा। जब आप सेक्शन 12 में मूव करते हैं तो धारा 12 बताती है कि लैंडलॉर्ड के, टेनेंट के और इन दोनों के राइट्स क्या हैं, इनके ऑब्लिगेशंस क्या हैं, तो इनके अधिकारों का वर्णन और इनके दायित्वों का वर्णन, जो कि रेड टुगेदर विथ शेड्यूल्स, यानी 4 प्रकार की जो अलग अलग शेड्यूल प्रिस्क्राइब्ड हैं, उन शेड्यूल्स के साथ धारा 12 पढ़ी जानी चाहिए। उसी धारा 12 के अंतर्गत कुछ ऐसे पर्टिकुलर एक्टिविटीज के लिए यहां पर कुछ पनिशमेंट की व्याख्या भी की गई है कि क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए, जो कि इंटैक्ट आप देखेंगे कि एक्ट अलग अलग है, पनिशमेंट एक जैसा, 5,000 रुपए से ज्यादा का फाइन नहीं इम्पोज किया जा सकता, 3 महीने से ज्यादा की सजा नहीं दी जा सकती सिंपल इंप्रिजनमेंट के तौर पर। उसे आप इंडिविजुअली भी याद कर सकते हैं, जहां से प्रीलिम से क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं। तो सेक्शन 12 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ योर एग्जामिनेशन, राइट। तो सेक्शन 12 इज देयर। सेक्शन 13 जब आप मूव करेंगे तो अपील के बारे में प्रावधान करती है कि जब आरसीटी के द्वारा कोई भी ऐसा ऑर्डर पास किया जाएगा और कोई भी पक्षकार उससे अगर व्यथित है, अग्रिव्ड है, तो वो कौन सा फोरम होगा जहां पर इस प्रकार के मैटर की अपील की जा सकेगी, राइट। तो उस विषय में भी यहां पर सेक्शन 13 के अंतर्गत प्रिस्क्राइब किया गया है, लिखा गया। धारा 14 रिपील एंड सेविंग्स की बात करती है, जो ये कहती है कि जो पहले का लेजिस्लेशन छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल, सॉरी, छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 एक्ट नंबर 41 है, उसे यहां से हम रिपील करते हैं, समाप्त करते हैं, और ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन सभी पर अप्लाई करेगी। ठीक, इतनी धाराएं हम लोग इसके अंतर्गत समझते हैं। ये मैंने इन शॉर्ट आपको बताने की कोशिश की है। अब आप वापस आइए, फिर से हम इसे थोड़ा सा एक लेंदी वे में समझने का प्रयास करते हैं। एक अगला टर्म यहां पर आप सोशल न्यूसेंस का पढ़ेंगे, जो 2 सबसेक्शन 13 में डिफाइंड है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 के इस डेफिनेशन को जब आप देखें तो इसमें लिखा है कि टेनेंट हु फ्रीक्वेंटली यूजेस अकोमोडेशन टू कमिट एनी आर ऑल ऑफ द एक्ट लिस्टेड इन सीरियल नंबर 10 ऑफ शेड्यूल नंबर 4, मेंशन किया इन्होंने। अनुसूची नंबर 4 खोलिए और उसमें सीरियल नंबर 10 देखिए, प्रविष्टि संख्या 10 देखिए। तो शेड्यूल नंबर 4 के सीरियल नंबर 10 में जब आप मूव करेंगे तो उस धारा में आपको सोशल न्यूसेंस क्या क्या होता है इस विषय में लिखा गया है कि वास सुविधा या अकोमोडेशन को गंदी नहीं करना है, उसे साफ सुविधा अवस्था में रखना है ताकि वास स्थान सही रूप में बना रहे। ठीक उसी प्रकार से वहां पर किसी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट नहीं करना है, वहां पर उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को या पार्ट ऑफ बिल्डिंग को डिफरेंट पर्पज से यूटिलाइज नहीं करना है, जो उसका बेसिक उद्देश्य या पर्पज है उसी रूप में उसका यूटिलाइजेशन किया जाना है। ठीक है, तो सोशल न्यूसेंस, है ना, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, आदि 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 आदि, ये सारी बातें सोशल न्यूसेंस के अंतर्गत लिखी गई हैं। तो ये किसके पर्पज से है, अगेन टेनेंट के पर्पज से है कि टेनेंट इस प्रकार की एक्टिविटीज परफॉर्म ना करे जो सोशल न्यूसेंस की कैटेगरी में आता हो, जो सामाजिक प्रकार की उपद्रव की कैटेगरी में फॉल करता हो। ठीक है, तो सोशल न्यूसेंस इज डिफाइंड अंडर 2 सबसेक्शन 13, जिसको रेड विथ आप शेड्यूल नंबर 10, शेड्यूल नंबर 4, शेड्यूल नंबर 10 कर लेंगे, अनुसूची नंबर 4 और प्रविष्टि संख्या 10 के अंतर्गत आप उसे पढ़ सकेंगे। ठीक, क्लियर हुआ कुछ? चलिए अगला पोर्शन समझते हैं। अब आप आइए सेक्शन नंबर 6 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरसीटी। अभी अभी हमने बात की कि इस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन के अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज रहेंगे, एक रेंट कंट्रोलर, 2 रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल जिसे आप कहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल आरसीटी के बारे में यहां पर धारा 6 के अंतर्गत सबसे पहले लिखा जा रहा है। तो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के अंतर्गत कौन से पर्संस इंक्लूडेड होंगे?
रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के अंतर्गत, अच्छा 1 मिनट 2 मिनट रुक जाइए, आरसीटी की बात हम लोग करने जा रहे हैं। धारा 3 अभी बीच में छूटी हुई है, धारा 3 को भी 2 मिनट समझ लो, फिर उसके बाद धारा 6 में हम लोग आते हैं। धारा 3 में देखो ये लिखा गया है, आप अगर मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट पढ़ेंगे, आप राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ेंगे, आप दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ेंगे, आप किसी भी राज्य का रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ेंगे, तो आपको उसमें भी इस प्रकार का प्रोविजन मिलेगा कि आखिरकार इस पर्टिकुलर लॉ का एप्लीकेशन कहाँ नहीं होना है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर लेजिस्लेशन है, ये कुछ स्पेसिफाइड काइंड ऑफ अकोमोडेशंस पर अप्लाई नहीं करती। जैसे एनी अकोमोडेशन बिलोंगिंग टू ओन्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, बोर्ड, कारपोरेशन प्रमोटेड ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो कोई भी ऐसा अकोमोडेशन हो, बिल्डिंग हो, जो या पार्ट ऑफ बिल्डिंग हो जो सरकार के डिपार्टमेंट का है, सरकार के डिपार्टमेंट के द्वारा ओन किया जा रहा हो, सरकार को बिलोंग कर रहा हो, गवर्नमेंट को बिलोंग कर रहा हो, किसी बोर्ड का हो, गवर्नमेंट बोर्ड का हो, या किसी कॉर्पोरेशन का हो जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोटेड है या गवर्नमेंट के द्वारा ओन्ड है। कुल मिलाकर के कोई ऐसी बिल्डिंग हो जो सरकार की है, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग में ये पर्टिकुलर लॉ अप्लाई नहीं करेगा। एनी अदर बिल्डिंग और कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग्स स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन। राज्य सरकार अगर चाहे तो नोटिफिकेशन के माध्यम से, है ना, एक नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई कर सकती है कि कौन सी बिल्डिंग और कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग्स पर इस पर्टिकुलर लॉ के एप्लीकेशन से वो एग्जेम्प्टेड रहेंगे, उन्हें उन्मुक्त रखा जाएगा। ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन उन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बिल्डिंग्स पर अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये 2 पॉइंट्स आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा गया। अब आप वापस आइए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आरसीटी पर। मैंने अभी ऊपर गलती से बोल दिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोलर, यहां पर बेसिकली सबसे पहले आरसीटी प्रिस्क्राइब किया गया है। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल। अब रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल को जाने से पहले आप ट्राइब्यूनल समझिए। ट्राइब्यूनल्स के विषय में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 323 ए और 323 बी में लिखा गया है, अदर काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल एंड स्पेसिफाइड स्टेचुटरी ट्रिब्यूनल्स जो भी है। तो ट्राइब्यूनल्स के बारे में विशेषकर आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल अगर हम देखें तो 323 ए एंड 323 बी, 323 ए एंड 323 बी, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत बताए गए हैं। उन्हीं पर्टिकुलर लॉ के माध्यम से अदर काइंड ऑफ ट्राइब्यूनल्स का कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ऐसे लेजिस्लेशन के तहत अगर बताया गया है या प्रिस्क्राइब्ड है, तो उनका क्रिएशन किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट, कौन? राज्य सरकार। कब? नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या करेगी? कॉन्स्टिट्यूट करेगी। इस एक्ट के विद इन 30 डेज ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के निर्मित होने के 30 दिवस के अंदर, अ ट्राइब्यूनल इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल 323 बी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अदर अथॉरिटीज, अदर ट्राइब्यूनल्स। 323 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ये उसका सोर्स है। टू बी कॉल्ड एज छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, जिसे हम सीआरसीटी कहेंगे, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल कहेंगे। टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस अधिनियम के प्रावधानों को एनफोर्स करने के लिए। एंड फॉर एडजुडिकेशन एंड फॉर ट्रायल ऑफ एनी डिस्प्यूट, ये पर्पज इसलिए याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। एडजुडिकेशन और ट्रायल ऑफ एनी डिस्प्यूट, किसी भी ऐसे विवाद, किसी भी ऐसे डिस्प्यूट के ट्रायल और निराकरण के लिए, कंप्लेंट के ट्रायल और एजुडिकेशन के लिए, ऑफेंसेस के ट्रायल और एजुडिकेशन के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू रेंट, जो कि किराएदारी से संबंधित है, इट्स रेगुलेशन, इट्स कंट्रोल एंड टेनेंसी इश्यूज इंक्लूडिंग राइट्स, टाइटल, ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो व्हाट इट इज राइटिंग? इट्स रेगुलेशन, इस लॉ का रेगुलेशन, कंट्रोलिंग एंड टेनेंसी इश्यूज से संबंधित चीजें, उनके राइट से संबंधित, टाइटल से संबंधित, ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड से संबंधित या टेनेंट से संबंधित, उन सारे चीजों को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। तो दिस पर्टिकुलर सीआरसीटी, दैट इज छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल, है ना। तो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल यहाँ पर 323 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत फॉर्म की गई है, फॉर्म की जा रही है, जो कि इस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत किसी भी प्रकार के डिस्प्यूट्स, किसी भी प्रकार के कंप्लेंट्स का ट्रायल करेगी, उनका एडजुडिकेशन करेगी, राइट, और इन संबंधी चीजों के बारे में उनका रेगुलेशन और कंट्रोल करने का काम करेगी। क्लियर है? एक्सप्लेनेशन कहता है कि मैटर्स रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड और डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल ओवर एनी प्रॉपर्टी शैल कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड अंडर रेलेवेंट लॉज बाय कोर्ट्स ऑफ लॉ। संपत्ति के अंतरण से संबंधित और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी के टाइटल संबंधी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग, क्योंकि ये पर्टिकुलर मैटर स्पेसिफिकली सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के हैं, तो सिविल कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन पहले से एग्जिस्टेंस में है, ये पर्टिकुलर लॉ ये कह रहा है कि जो भी प्रॉपर्टीज के ट्रांसफर संबंधी मामले हैं या किसी भी ऐसे प्रॉपर्टी के टाइटल संबंधी डिस्प्यूट्स हैं, वो जिस किसी पर्टिकुलर लॉ के तहत, रेलेवेंट लॉ के तहत, रेलेवेंट कोर्ट्स ऑफ लॉ के तहत डील किए जा रहे थे, वो उन्हीं के द्वारा कंटिन्यू बने रहेंगे, उस पर ये किसी प्रकार का कोई ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं रख रही। अब पॉइंट ये है कि यहां पर सबसेक्शन 2 के अंतर्गत, उपधारा 2 के अंतर्गत
राज्य सरकार shall appoint chairman of RCT, a retired judge of high court or serving a retired district judge not below the rank of super time scale. इस पॉइंट को थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई कर लेना, क्योंकि कुछ बेयर एक्ट्स ऐसी हैं जिन बेयर एक्ट्स के अंतर्गत लिखा गया है कि यहाँ पर जो चेयरपर्सन होंगे वो चेयरपर्सन की एलिजिबिलिटी राज्य सरकार with consultation of high court shall appoint a chairman of RCT. District judge not below the rank of super time scale shall be eligible to be appointed chairman of RCT. कुछ ऐसा, लेकिन एक बार आप इसे क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना, है ना। मैं समझता हूं कि अपने आप में ठीक है कि राज्य सरकार shall appoint a chairman of RCT. राज्य सरकार यहाँ पर एक चेयरपर्सन उस ट्राइब्यूनल के लिए अपॉइंट करेगी जो कि रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं या फिर कोई सर्विंग डिस्ट्रिक्ट जज या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, वो डिस्ट्रिक्ट जज जो अभी सेवा में है अथवा जो सेवा विरत हो चुके हैं, लेकिन वो सुपर टाइम स्केल से नीचे के नहीं होने चाहिए। एसटीएस यानी सुपर टाइम स्केल से नीचे का नहीं होना चाहिए। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की सर्विस करने के बाद इस प्रकार के प्रमोशन में कुछ चीजें जो है अवार्ड होती हैं, जिसे आप सुपर टाइम स्केल के तौर पर जान रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जज वो होना चाहिए जो सुपर टाइम स्केल से नीचे का ना हो, वो सर्विंग भी हो सकता है, रिटायर्ड भी हो सकता है, और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए। इनमें से कोई भी व्यक्ति चेयरपर्सन ऑफ सच ट्रिब्यूनल बनाया जा सकता है। मतलब इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसे मैं बहुत ज्यादा इलेबोरेट करूं, फैक्चुअल बातें हैं वो याद ही रखनी पड़ेंगी। द ट्राइब्यूनल शैल हैव सच मेंबर्स विद सच क्वालिफिकेशन एज राज्य सरकार में प्रिस्क्राइब। और इनकी ऐसी कुछ योग्यताएं हो सकती हैं या क्वालिफिकेशन हो सकती हैं ऐसे सदस्यों के संदर्भ में जैसा राज्य सरकार प्रेस्क्राइब करे। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा कुछ और भी बातें पढ़ने को प्राप्त हो सकती हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑन एन ऑफिसर एज रजिस्ट्रार ऑफ ट्राइब्यूनल। राज्य सरकार यहाँ पर उस ट्राइब्यूनल के लिए एक रजिस्ट्रार अधिकारी की भी अपॉइंटमेंट करेगा। हु शैल नॉट बी बिलो द कैडर ऑफ सिविल जज क्लास 1, जो सिविल जज क्लास 1 की से कम की रैंक का नहीं होना चाहिए। या फिर राज्य सरकार की सेवा में डेप्यूटी सेक्रेटरी से निचली रैंक का नहीं होना चाहिए। तो राज्य सरकार की सेवा में है तो डेप्यूटी सेक्रेटरी रैंक का हो, और अगर जुडिशियल सर्विस में देखें तो सिविल जज क्लास 1 से कम के कैडर का नहीं होना चाहिए। दिस वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय एक्ट नंबर 3 ऑफ 2015 डेटेड 31st December 2014। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सबसेक्शन 5, फ्रॉम द डे द ट्राइब्यूनल बिकम्स फंक्शनल, जिस तारीख से भी ऐसी ट्राइब्यूनल फंक्शनल हो जाती है, which date shall be published in the राज्य सरकार the jurisdiction of all courts except jurisdiction of supreme court। अंडरलाइन कर लेना, यहां से क्वेश्चन बन चुका है। हर पर्टिकुलर न्यायालय का jurisdiction एक्सेप्टिंग द jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 136 स्पेशली पिटीशन, या फिर आर्टिकल 226 227 जो कि हाई कोर्ट के रिट पिटीशन या रिट jurisdiction के सब्जेक्ट मैटर्स हैं, इट हैज बीन इंसर्टेड आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट, है ना, जो कि 2016 के अंतर्गत यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। तो आर्टिकल 136 अथवा 226 अथवा 227, इन तीन पर्टिकुलर आर्टिकल्स के तहत जो भी jurisdiction जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स लाइक सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक्सरसाइज करते हैं, उनको छोड़कर, ठीक है, shall stand excluded in respect of all matters falling within jurisdiction of the tribunal। जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर या जो भी पर्टिकुलर विषय वस्तु इस ट्राइब्यूनल के अंतर्गत फॉल करती है, इस पर्टिकुलर लॉ के या इस ट्राइब्यूनल के फंक्शनल हो जाने के बाद वे सारे पर्टिकुलर मैटर इसी ट्राइब्यूनल के द्वारा सुने जाएंगे या उनकी सुनवाई इस पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल द्वारा की जाएगी। उन ज्यूरिसडिक्शन को छोड़ करके जो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 के तहत एंटरटेन करती है या हाई कोर्ट आर्टिकल 226 227 के तहत देखता है। Provided, however, that all cases pending before any court or authority immediately before the establishment of tribunal shall continue to be processed under the old act as amended from time to time। जो पुराने कानून पहले से ही पेंडेंसी में रहे, पुराने कानून नहीं, पुराने लॉ पहले से ही एग्जिस्टेंस में रहे, पुराने केसेस पहले से ही एग्जिस्टेंस में रहे, जो पुराने लॉ 1961 के तहत गवर्न हो रहे थे वो उनके तहत संचालित होते रहेंगे एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टाइम। क्लियर? ये बात भी अंडरलाइन करिए कि ट्राइब्यूनल शैल हैव इट्स हेडक्वार्टर एट रायपुर एंड राज्य सरकार में बाय नोटिफिकेशन फिक्स सच अदर प्लेसेस फॉर हियरिंग ऑफ मैटर बाय ट्राइब्यूनल एज इट डीम्स फिट। तो ये भी पॉइंट आपको याद होना चाहिए, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिए कि यहाँ पर इस ट्राइब्यूनल का जो हेडक्वार्टर है वो हेडक्वार्टर रायपुर में सिचुएट करता है, रायपुर में अवस्थित है ना, जैसा कि राज्य सरकार स्पेसिफाई करे। such other places for hearing of matters of tribunal can be also be considered। तो इसे प्लीज यहाँ अंडरलाइन कर लेना, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े।
अब आप देखिए डायरेक्टली पावर एंड फंक्शन ऑफ आरसीटी। जब आप बेयर एक्ट ओपन करके पढ़ेंगे तो उस वक्त आप इन्हें अंडरलाइन कर लेंगे कि आरसीटी शैल हैव सच पावर एज गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन वेस्ट which shall include these as well, enabling and ensuring active existence of rent controllers at all times for due fulfillment of purpose of this act। तो सबसे पहले इस बात को इनेबल और इंश्योर करना कि जितने भी रेंट कंट्रोलर्स एग्जिस्टेंस में है या जितने भी रेंट कंट्रोलर्स इस एक्ट के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे हैं या फंक्शन कर रहे हैं, वो एक्टिवली एग्जिस्टेंस में बने रहें और अपने कार्यों का संधारण करते रहें। फंक्शनिंग एज अपीलेट अथॉरिटी टू कंसीडर एप्लीकेशंस ऑफ ऑल पर्संस अग्रीड बाय एनी ऑर्डर ऑफ रेंट कंट्रोलर। रेंट कंट्रोलर के द्वारा किसी भी ऐसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट के विषय में कोई अगर ऑर्डर पास किया गया है तो उस पर्टिकुलर ऑर्डर की अपील रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल को होगी और रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल अपीलेट अथॉरिटी के तौर पर फंक्शन करेगा। Clear? RCT shall exercise such powers as was exercised by High Court in adjudicating matters under the repealed act। जिस प्रकार से प्रीवियसली एक्ट ऑफ 1961 के अंतर्गत हाई कोर्ट कुछ ऐसी पावर्स को एक्सरसाइज करता रहा है, वही पर्टिकुलर पावर्स रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल भी अपीलेट पावर अथॉरिटी के तौर पर एक्सरसाइज करेगी। Rent control tribunal shall have powers to punish for contempt of its authority as if it were a high court। यहाँ पर RCT, in short rent control authority, RCT rent control tribunal, रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल उन सभी पर्टिकुलर पावर्स को भी एक्सरसाइज करने का अधिकार रखती है, अब विशेषकर अपने कंटेम्प्ट के अगेंस्ट में, अवमानना की दशा में, जैसा कि हाई कोर्ट को इसके संदर्भ में पावर ग्रांटेड है। तो रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल क्या है? रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल में कौन से पर्टिकुलर पर्संस जो है चेयरपर्सन के तौर पर पदस्थ किए जाएंगे, उनकी एलिजिबिलिटी, अदर मेंबर्स कितने होंगे, कौन होंगे, उनकी एलिजिबिलिटी कौन फिक्स करेगा? राज्य सरकार करेगी। इस प्रकार के आरसीटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर होगा, क्या अलग अलग प्लेसेस पर भी इनकी हेयरिंग हो सकेगी? आरसीटी की अपनी बेसिक पावर क्या होगी? टू इंश्योर एनेबल द एक्टिव एग्जिस्टेंस ऑफ आरसीज रेंट कंट्रोलर्स, है ना, ये अपने एग्जिस्टेंस में एक्टिवली बने रहें, अपना कार्य संपादित करते रहें। इसके साथ इनके द्वारा जो कुछ भी ऑर्डर्स पास किए जाएंगे उन ऑर्डर्स की अपीलेट मैटर के अथॉरिटी के तौर पर अपील सुनी जाएगी इसी आरसीटी के द्वारा। आरसीटी हाई कोर्ट की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर जो है प्रिस्क्राइब्ड है कि ऐसा पावर वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, विशेषकर कंटेम्प्ट काइंड ऑफ प्रोसीडिंग के अंतर्गत तो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आरसीटी की पावर्स और फंक्शन धारा 8 में लिखी गई है। जब आप धारा 7 में आएंगे, सेक्शन 7 में आएंगे, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलर की बात करती है। मैं एक एक सेक्शन के बारे में इसीलिए अच्छे से बात कर रहा हूं कि आप ठीक तरीके से समझ जाएं कि आखिरकार इस लेजिस्लेशन के अंतर्गत क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किसे अंडरलाइन रखना है, किसे बार बार याद करने की कोशिश करनी है। ये सारी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी लेआउट नहीं कर सकते आप यहाँ। फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट राज्य सरकार शैल अपॉइंट 1 or more ऑफिसर्स, अंडरलाइन करना, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर, नॉट बिलो रैंक ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर, as rent controller with territorial jurisdiction as to be specified district collector। जैसा आप मध्य प्रदेश एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में एक अथॉरिटी पढ़ते थे, रेंट कंट्रोलर, सॉरी, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी, आरसीए के तौर पर थे, करेक्ट, रेंट कंट्रोल अथॉरिटी आरसीए, उसी रूप में यहां रेंट कंट्रोलर है। उसी रैंक का अधिकारी वहां आरसीए था, यहां आरसी है। तो लिखा गया कि एवरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, उस राज्य के अंतर्गत हर जिले के लिए राज्य सरकार किसको अपॉइंट करेगी? एक या एक से ज्यादा ऐसे डेप्यूटी कलेक्टर्स को आरसी के तौर पर अपॉइंट करेगी विथ सर्टेन टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन विच इज स्पेसिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इनका जो एक क्षेत्रिक क्षेत्राधिकार है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर स्पेसिफाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसे आरसीज का अपॉइंटमेंट राज्य सरकार करेगी। ऐसा आरसी बनने के लिए क्वालिफाइड कौन है? वो पर्सन जो कम से कम डेप्यूटी कलेक्टर रैंक का हो, उससे बिलो नहीं, ठीक। रेंट कंट्रोलर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द आरसीटी, अंडरलाइन कर लेना और याद भी रखना कि दीज रेंट कंट्रोलर पर्संस विल बी सबऑर्डिनेट टू आरसीटी, ये रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के सबऑर्डिनेट कहे जाएंगे। इनकी पावर्स अगर देखोगे आप तो पावर एंड फंक्शन आगे यहां पर लिखी गई हैं, 3 रूप में आप इसे याद रखिए। रेंट कंट्रोलर शैल एक्सरसाइज सच पावर, परफॉर्म सच फंक्शन, डिस्चार्ज सच ड्यूटीज within territorial jurisdiction as government may by notification vest on him, which shall include these as well। क्या? reconcile dispute between the party, secure the right of landlord and tenant as available to the act, enforcing obligation enjoined upon these two parties। तो सबसे पहला, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो भी डिस्प्यूट्स राइज हो रहे हैं उन्हें रिकंसाइल करो। लैंडलॉर्ड और टेनेंट के संदर्भ में जो भी राइट्स इस पर्टिकुलर अधिनियम में 2011 के इस एक्ट में बताए गए हैं उनको एनफोर्स कराइए, सिक्योर कराइए। इनके जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, इनकी अपनी जो भी बाध्यताएं हैं, चाहे वो लैंडलॉर्ड की हो या टेनेंट की, उनको आप एनफोर्स कराइए, प्रवर्तित कराइए। ये आपके पावर और फंक्शन के अंतर्गत इंक्लूडेड है। सर्टेन अदर पावर्स कैन आल्सो बी देयर व्हिच कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय नोटिफिकेशन।
All proceeding before RC shall ordinarily conclude, underline कर लेना, within 6 months from date of first appearance of respondent, a response to the summon issued by his appearance in the case or from the date on which the respondent is set ex parte. मान लेते हैं कि लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के खिलाफ या टेनेंट लैंडलॉर्ड के खिलाफ कोई ऐसा मैटर फाइल किया है जो रेंट कंट्रोलर के समक्ष है, और जब रेंट कंट्रोलर ने ऐसे एडवर्स पार्टी को, रिस्पोंडेंट पार्टी को सम्मन भेजा अपीयरेंस के लिए, तो उस तारीख से 6 महीने के भीतर रेंट कंट्रोलर के समक्ष होने वाली प्रोसीडिंग कंप्लीट होनी चाहिए, डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। और अगर रिस्पोंडेंट पर्सन को एक्सपार्टी डिक्लेयर कर दिया गया है तो उस तारीख से 6 महीने के भीतर इस प्रकार की प्रोसीडिंग डिस्पोज ऑफ होनी चाहिए। ठीक, तो रेंट कंट्रोलर शैल ऑर्डिनरली, सामान्यतया, ये एक सामान्य नियम, ऑर्डिनरली कंक्लूड विद इन 6 मंथ, तो इसके समक्ष होने वाली जो भी कार्यवाही है वो 6 महीने के भीतर कंक्लूड करने का पूर्ण प्रयास कर लिया जाएगा। किस तारीख से? जब सम्मन भेजा गया पहली बार अपीयरेंस के लिए उस तारीख से, अगर एक्सपार्टी डिक्लेयर कर दिया गया है तो उस तारीख से। क्लियर है? तो सेक्शन 9 तीन बातें, रिकंसाइल, सिक्योर, एनफोर्स, अंडरलाइन कर लेना, रिकंसाइल डिस्प्यूट, सिक्योर द राइट, एनफोर्स ऑब्लिगेशन, इतना भी याद रखोगे तो भी आप इसके पावर्स को समझ जाओगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि 6 को 8 के साथ पढ़ो, 7 को 9 के साथ पढ़ो। जब आप धारा 6 पढ़ रहे हो तो आरसीटी का कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी पावर्स, जब आप 7 पढ़ रहे हो तो आरसी का कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी पावर, तो 7 9 के साथ और 6 8 के साथ। जब 10 में आओगे तो बात आ गई, पावर दे दी ना, अब प्रक्रिया बता दो, प्रोसीजर बता दो, सब कुछ एकदम सेटल्ड है। पावर दे दी, शक्तियां दे दी, तो भैया प्रोसीजर दे दो, प्रक्रिया दे दो। प्रक्रिया क्या है? आमतौर पर जो भी इस प्रकार की ट्राइब्यूनल्स का इस्टेब्लिशमेंट स्टैट्यूटरी लॉज के तौर पर क्रिएट किया जाता है, वहां पर उन्हें थोड़ी स्वच्छंदता दी जाती है कि वो इस प्रकार के किसी भी रेगुलर काइंड ऑफ प्रोसीजर से बंधे नहीं होते। लिखा गया कि आरसी आर आरसीटी शैल नॉट बी बाउंड बाय प्रोसीजर लेट डाउन बाय सीपीसी बट शैल बी गाइडेड बाय, अंडरलाइन करना, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। मैंने, अगर आपने मुझसे कुछ ऐसे सेशंस लिए होंगे तो मैंने आपको तब भी इस प्रकार की चीजें बताई हैं कि कुछ हद तक ट्राइब्यूनल्स पर ये बात लगभग एप्लीकेबल होती है कि वो नेचुरल जस्टिस का परफॉर्मेंस करेंगे ही, है ना, क्योंकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का की अवहेलना नहीं की जा सकती। तो आरसी आर आरसीटी शैल नॉट बी बाउंड बाय प्रोसीजर लेट डाउन बाय सीपीसी बट शैल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ये सीपीसी के प्रावधानों से बंधे हुए नहीं है, लेकिन नेचुरल जस्टिस का पालन तो इन्हें करना ही होगा। ठीक है, और वही ऑडियो ऑटम पार्टम, नो वन कैन बी जज इन हिज ओन केस एंड एटसेट्रा, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर एंड शैल हैव पावर्स टू रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर, है ना, कुछ अन्य प्रावधानों के विषय के अंतर्गत रहते हुए, नियमों के अधीन रहते हुए वे अपनी प्रक्रिया भी यहाँ पर जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। एंड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्जिंग द फंक्शन अंडर दिस एक्ट दे शैल हैव सेम पावर एज आर वेस्टेड इन सिविल कोड। इस पर्टिकुलर अधिनियम के अंतर्गत ऐसे फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के पर्पज से वे सिविल कोड की कुछ शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि सिविल प्रोसीजर कोड में प्रेस्क्राइब्ड है। while trying a suit or an appeal in respect of following matters, जब इस प्रकार के मामले का ट्रायल कर रहे हैं अथवा इस प्रकार के मैटर की अपील को वो सुन रहे हैं, तो क्या होगा? वो समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, सामान्य प्रकार के सिविल कोड की पावर है कि आप किसी व्यक्ति को ओथ पर एग्जामिन कर लें, उसकी अटेंडेंस को एनफोर्स करा सकें, उसकी अटेंडेंस के लिए सम्मन भेज सकें, किसी डॉक्यूमेंट का प्रोडक्शन करवाना है, डिस्कवरी करानी है तो उसके लिए आप उसे जो है कॉल कर सकें, ऐसे डिसीजन का रिव्यू कर सकें, आप विटनेसेस का एग्जामिनेशन करने के लिए कमीशन जारी कर सकें, आप एक्स पार्टी डिसीजन दे सकें, है ना, आप पिटिशन को डिफॉल्ट की कंडीशन में डिसमिस कर सकें, किसी भी ऐसे डिसमिसल पिटिशन, डिफॉल्ट की पिटिशन को डिसमिस करने के लिए, जो डिसमिस डिफॉल्ट की पिटिशन है, आई एम सॉरी, मैं उसे फिर से कहता हूं, ध्यान से सुनिए, कि कोई भी ऐसी पिटीशन जो डिफॉल्ट की कंडीशन पर डिसमिस हुई थी उसको सेट असाइड करने का ऑर्डर दे सकते हैं। ठीक है, ब्रिंगिंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑन रिकॉर्ड, है ना, ऐसे पर्टिकुलर विधिक प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लेने का आदेश हो सकता है। एनी अदर मैटर एज में प्रेस्क्राइब, तो ए से लेकर एच तक जो भी पर्टिकुलर पावर्स आप देख रहे हैं ये कुल मिलाकर के किसी भी ऐसे सिविल कोड की अपनी जनरल काइंड ऑफ पावर्स हैं जो ये उस समय यूटिलाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं जब ये किसी भी ऐसे मैटर का ट्रायल कर रहे हैं अथवा अपीलेट अथॉरिटी के तौर पर अपील सुन रहे हैं। Rent control tribunal shall not grant any adjournment without written application recording the reasons therefore in writing। ये बात बहुत सामान्य है कि कोई भी पर्टिकुलर न्यायालय यूं ही किसी भी रूप में किसी मामले में एडजमेंट ग्रांट ना करे। इस पर एक लगाम लगाई गई है कि आप जब कभी भी किसी मामले में यहाँ पर एडजमेंट ग्रांट कर रहे हैं तो आप कारणों को लिखिए, आप रीजंस बताइए और उसके लिए जो है यहाँ पर आप बिना एप्लीकेशन के, रिटन एप्लीकेशन के, इस प्रकार के एडजमेंट ग्रांट मत करिए। ठीक है, एनी प्रोसीडिंग बिफोर आरसीटी आर रेंट कंट्रोलर शैल बी डीम्ड, अब ये पॉइंट है जो क्वेश्चन में जो है प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि कोई भी प्रोसीडिंग जो आरसीटी के समक्ष हो रही है अथवा रेंट कंट्रोलर के समक्ष हो रही है, इट शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। ये अपने आप में कैसी प्रोसीडिंग होगी? जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, न्यायिक प्रकार
की कार्यवाही होगी। विद इन मीनिंग ऑफ 193, विद इन मीनिंग ऑफ 228, ये धारा 193 और धारा 228 के अर्थों के अंतर्गत अपने आप में एक न्यायिक प्रकार की कार्यवाही मानी जाएगी। हालांकि अब ये 193, 228 एंड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 196 ऑफ आईपीसी, ये अब आपके बीएनएस में दूसरी धाराएं होंगी, दूसरी सेक्शंस होंगी, जो आपको एक बार यहाँ पर देख तो लेनी ही चाहिए, देख लेनी चाहिए, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर तो अभी बदलाव हुआ नहीं है, फिर भी आपको बीएनएस के अंदर ये सेक्शंस पता होनी चाहिए। तो अभी 193, 228, 196 ऑफ आईपीसी, उसके पर्पज से ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है। रेंट कंट्रोलर शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोड, यहाँ पर रेंट कंट्रोलर को कुछ धाराओं के उद्देश्य से, विशेषकर 195 एंड चैप्टर नंबर 26 सीआरपीसी के पर्पज से इन्हें सिविल कोर्ट का भी दर्जा दिया गया है। किसको? रेंट कंट्रोलर को। तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल रेंट कंट्रोलर के समक्ष होने वाली प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएगी फॉर विद इन द मीनिंग ऑफ 193, 228, 196, राइट। एंड सीआरपीसी के सेक्शन 195 और चैप्टर नंबर 26 के अंतर्गत रेंट कंट्रोलर को यहाँ पर सिविल कोर्ट का दर्जा मिल रहा है। ठीक है, तो इनके समक्ष होने वाली प्रोसीडिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी, हाँ होगी, तब जब इस प्रकार के सेक्शन के अंतर्गत इनकी कोई प्रोसीडिंग हो रही हो। ठीक है, इनके समक्ष जो प्रोसीडिंग है वो इन धाराओं के अर्थ के अंतर्गत 193 का पर्पज से, 228 के पर्पज से, 196 के पर्पज से जुडिशियल प्रोसीडिंग है। और रेंट कंट्रोलर सिविल कोर्ट है, कब? 195 के पर्पज से, चैप्टर 26 सीआरपीसी के पर्पज से। ठीक है, एक बार देख लेना इन प्रोविजंस को, इन प्रावधानों को, सो दैट यू विल बी क्लियर मोर। ओके, चलिए, प्रोसीजर दे दी ना। प्रोसीजर में आपको क्या समझ आया? प्रोसीजर में आपको ये समझ में आया कि ये कोई सीपीसी के फुल ऑन प्रोविजंस के प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है। ये नेचुरल जस्टिस के प्रोविजंस का या नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का, प्रावधानों का, सिद्धांतों का पालन करेंगे। ये चाहे तो अपना भी प्रोसीजर रेगुलेट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ इनको हमने कुछ और भी इधर पावर्स, जो एक सिविल कोर्ट की पावर होती हैं इन जनरल, उसे हमने ग्रांट की है इनके समक्ष, यानी आरसी या आरसीटी के समक्ष होने वाली जो प्रोसीडिंग है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग भी कुछ पर्पज से मानी जाएंगी। ठीक है, सेक्शन 11 जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 11 अब बात आती है, प्रोसीजर होगी एग्जीक्यूशन की, निष्पादन की। तो जब आप एग्जीक्यूशन करेंगे, कब? रेंट कंट्रोलर शैल ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी एग्जीक्यूट इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अ फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट बाय अडॉप्टिंग एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मोड। ध्यान रखिएगा, ये क्लॉज नंबर ए से लेकर क्लॉज नंबर एफ तक कुछ मोड्स बता रहा है, जिन पर्टिकुलर मोड्स का प्रयोग करके किसी भी ऐसे आदेश, ऑर्डर, किसी भी ऐसे काइंड ऑफ फाइनल ऑर्डर जो कि इस पर्टिकुलर एक्ट के पर्पज से कोई भी अथॉरिटी पास कर रही है, उसके एग्जीक्यूशन के लिए यूज में लाई जा सकती है। जैसे अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल इमोल प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट पार्टी, विरोधी पक्षकार की जो भी चल अचल प्रकार की संपत्ति है उसका कुर्क करके उसकी विक्रय करके। अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ अपोजिट पार्टी, विरोधी पक्षकार को गिरफ्तार करके और निरुद्ध में रख के, अरेस्ट करके, डिटेंशन के मोड में रखे। अटैचमेंट ऑफ एनी वन और मोर बैंक अकाउंट ऑफ अपोजिट पार्टी, सेटिस्फैक्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑर्डर टू बी पेड फ्रॉम सच अकाउंट। अब अगर आदेश हुआ है कि उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट से इस प्रकार के कुछ सम ऑफ अमाउंट के पे करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए ऑर्डर है, तो अपोजिट पार्टी के बैंक अकाउंट को भी यहाँ पर सीज किया जा सकता है, अटैच किया जा सकता है, एक हो या ज्यादा हो। अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉय ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक, लोकल अथॉरिटी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी कोई व्यक्ति गवर्नमेंट सर्वेंट है, नेशनलाइज्ड बैंक एम्प्लॉई है, लोकल अथॉरिटी में एम्प्लॉई है, कॉर्पोरेशन में है, गवर्नमेंट कंपनीज में है, तो उसकी सैलरी और अलाउंसेस को यहाँ पर अटैच किया जा सकता है और ऑर्डर इफेक्चुएट किया जा सकता है। अपॉइंटिंग एनी एडवोकेट एज कमिश्नर, किसी भी वकील को कमिश्नर अपॉइंट करके ऑन सम रेम्यूनरेशन एज मे बी फिक्स्ड, आर डेप्यूटिंग एनी ऑफिसर ऑफ द ट्राइब्यूनल और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए किसी भी वकील साहब को कमिश्नर बना करके कुछ अमाउंट फिक्स करके, रेम्यूनरेशन अमाउंट फिक्स करके उनके लिए, ठीक है, उसी ट्रिब्यूनल के किसी अधिकारी को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किसी व्यक्ति को, लोकल बॉडी किसी को, इस प्रकार से किसी आदेश को एनफोर्स कराने के लिए, एग्जीक्यूट कराने के लिए कमिश्नर बनाया जा सकता है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रेमाइसेस ऑफ टू द एप्लीकेंट, ऐसे आवेदनकर्ता व्यक्ति को उस पर्टिकुलर प्रेमाइसेस की, एस्टैब्लिशमेंट की, एकोमोडेशन की, पोजेशन की डिलीवरी करा के भी उसका एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है। ए से लेके एफ तक के क्लॉज में आप यहाँ पर एग्जीक्यूशन पढ़ रहे हैं, निष्पादन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अदर प्रोविजन। इन पर्टिकुलर सेक्शंस पर एज सच आई डोंट थिंक सो कि बहुत मैक्सिमम कोई क्वेश्चन बना हो, पर फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। कुछ ये ऐसे लॉज हैं जहां पर आप बहुत लीव आउट करके नहीं चल सकते। 14 ही धाराएं हैं, 4 ही शेड्यूल हैं, तो आप सब कुछ अच्छे से करके जाइए। हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको बहुत अच्छे से करके जाइए। ठीक है, कंट्रोलर में इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट
The final order or any other order passed under this act require the help from the local administration or local body or police. अगर प्रश्न ये हो कि क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, अदर अथॉरिटी की हेल्प ली जा सकती है इस प्रकार के आदेश के एग्जीक्यूशन कराने में, तो हाँ ली जा सकती है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट, इफ टेनेंट डज नॉट वैकेट द प्रेमाइसेस, अब यहाँ पर प्री का क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है, ध्यान से समझना। सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्री का क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है। तो if the tenant does not vacate premises within 3 months of the date of issue of certificate for recovery of the possession, अगर टेनेंट व्यक्ति रिकवरी सर्टिफिकेट पोजेशन, रिकवरी ऑफ पोजेशन का सर्टिफिकेट जारी हो जाने के बाद 3 महीने के भीतर इस प्रकार का प्रीमाइसेस खाली नहीं करता, तो ही शैल बी लाइबल फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन टू पे मीन प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 2 टाइम्स। मीन प्रॉफिट क्या है? कोई भी व्यक्ति इलीगली किसी भी इमोल प्रॉपर्टी को अपने पोजेशन में रखता है और उससे कुछ सम ऑफ अमाउंट प्राप्त करता रहता है, उससे कुछ प्रॉफिट प्राप्त करता रहता है, तो उसे मीन प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब टेनेंट को उस पर्टिकुलर प्रेमाइस को, उस बिल्डिंग या रेसिडेंशियल काइंड ऑफ प्लेस को छोड़े जाने का आदेश हुआ है कि आप उसका पोजीशन लौटा दीजिए, लेकिन इस प्रकार की सर्टिफिकेट ऑफ फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन जारी कर दिए जाने की तारीख के बाद भी वो व्यक्ति पोजीशन नहीं छोड़ता, तो सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन की तारीख से 3 महीने के भीतर, है ना, विद इन 3 मंथ्स, है ना, he is not vacating the particular premises, तो ऐसा व्यक्ति अब एडिशनल सम ऑफ पेनल्टी के लिए भी लाइबल हो सकता है, जो लिखा गया है फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन टू पे मेन प्रॉफिट एट रेट ऑफ 2 टाइम्स। तो यहां पर वो व्यक्ति उस पर्टिकुलर एकोमोडेशन के लिए जो लेट आउट किया गया है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, अंडरलाइन कर लेना यहां से यहां तक, इट इज लेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंशियल पर्पस, तो उसे मीन प्रॉफिट के तौर पर जो भी रेंट का अमाउंट है उसका दोगुनी राशि पे करनी पड़ेगी। अगर ऐसा बिल्डिंग, ऐसा एकोमोडेशन अपने आप में कमर्शियल पर्पस के लिए है, तो रेंट अमाउंट का 3 टाइम्स, उस भाड़े की राशि का 3 गुना राशि उसे पे करना पड़ेगा, 3 टाइम्स इन केस ऑफ एकोमोडेशन लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पस, and at the rate of 3 times the rent in case certificate for recovery of immediate possession has been issued। और अगर सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन इस रूप में जारी किया गया कि तत्काल कब्जा वापस करो, तो उस स्थिति में भी अगर वह व्यक्ति इस प्रकार के प्रीमाइस को वैकेट नहीं करता, तो उस पर जो एडिशनल सम ऑफ अमाउंट पे करने का की लाइबिलिटी होगी, वो एट द रेट ऑफ 3 टाइम्स द रेंट होगा, मतलब उस भाड़े की राशि का 3 गुना उसे पे करना पड़ेगा। तो पहले 2, फिर 3, फिर 3, रेसिडेंशियल पर्पस में 2 टाइम्स, कमर्शियल पर्पस में 3 टाइम्स, और इमीडिएट पोजीशन दिए जाने की सर्टिफिकेट कंडीशन में 3 टाइम्स ऑफ द रेंट। ये भी सीरीज याद कर लेना, प्री में पूछा जा चुका है। The rent controller shall conduct execution proceedings in relation to a final order or any other order passed under this act in summary manner and dispose of the application for execution made under this section within 45 days from date of service of notice on opposite party। अब इनका कहना क्या है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन नंबर 11 सबसेक्शन नंबर 4 11(4) में ये कह रहे हैं कि अगर रेंट कंट्रोलर फाइनल ऑर्डर इस एक्ट के अंतर्गत पास किए गए अदर ऑर्डर के रिलेशन में कार्यवाहियों का निष्पादन संक्षिप्त तरीके से संचालित करेगा, ये लिखा हुआ है, द रेंट कंट्रोलर शैल कंडक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू अ फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर पास्ड अंडर दिस एक्ट इन समरी मैटर and dispose of the application for execution made under this section within 45 days from date of service of notice on opposite party। तो जो भी एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के संदर्भ में कोई भी फाइनल ऑर्डर है या कोई अदर ऑर्डर है जो इस एक्ट के अंतर्गत पास हो रहा है, वो समरी मैनर में सुना जाए और डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, मतलब एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन के संदर्भ में, और ये अपोजिट पार्टी को नोटिस दिए जाने की तारीख से 45 दिन के भीतर, 45 डेज के अंतर्गत इसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। तो आप याद करना, आपने इसी एक्ट के अंतर्गत पहले पढ़ा था जब रेंट कंट्रोलर किसी ऐसे मैटर को ट्राई कर रहा था, तो उसके समक्ष होने वाली प्रोसीडिंग 6 महीने के भीतर डिस्पोज ऑफ होने के बारे में लिखा गया था। यहाँ फिर लिखा गया है कि लेकिन ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के रिलेशन में है, ये अंतर देख लेना। रेंट कंट्रोलर शैल कंडक्ट एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग इन रिलेशन टू अ फाइनल ऑर्डर और एनी अदर ऑर्डर passed under this act in summary manner, dispose of application for execution made under this section within 45 days। तो एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के संदर्भ में 45 दिन के भीतर डिस्पोज ऑफ, अदर 6 महीने। आगे, फाइलिंग ऑफ एन अपील और अदर प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन और इमीडिएट पोजीशन विल नॉट सेव टेनेंट फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे मीन प्रॉफिट। अंडरलाइन कर लेना, अगर कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ यहाँ पर
कोई ऐसा आदेश हुआ है, विशेषकर सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी अपोजिशन के लिए हुआ है या इमीडिएट पोजीशन के लिए हुआ है, और वो व्यक्ति अपील फाइल करता है या अदर प्रोसीडिंग फाइल करता है, तो वो व्यक्ति यहां पर मीन प्रॉफिट के अमाउंट को पे करने से बच नहीं सकेगा. ही हैज टू पे सर्टेन अमाउंट, दैट अमाउंट, right, at the rate specified above in subsection 3 that you have done with, unless specifically ordered otherwise. जब तक otherwise कोई आदेश ना दिया गया हो, किसके द्वारा? by appellate rent controller, appellate rent controller, or the court before which such an order is under challenge, and if order of issue of recovery certificate is finally maintained, the tenant shall be liable to pay mean profit at the rate specified under subsection 3 from the date on which recovery certificate was initially issued. तो अगर वही पर्टिकुलर आदेश बाद में यथावत हो जाता है, इसको ध्यान से समझ लेना, कि मान लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि मान लेते हैं ए और बी के बीच का मैटर था, लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के तौर पर. रेंट कंट्रोलर ने डिसाइड किया और कह दिया टेनेंट को कि आप इमीडिएटली ये प्रेमाइस का पोजीशन जो है वो लैंडलॉर्ड को प्रोवाइड कर दीजिए. अब बी व्यक्ति यहाँ पर इस मामले के खिलाफ अपील में चला जाता है. अब अगर अदरवाइज कोई आदेश अपलेट अथॉरिटी के अंतर्गत या अपलेट रेंट कंट्रोलर के द्वारा नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर बी जो कुछ भी मीन प्रॉफिट के अमाउंट को पे करने के लिए लाइबल हो रहा है, फॉर 2 टाइम्स, फॉर 3 टाइम्स, अदरवाइज जैसा भी सबसेक्शन 3 के अंतर्गत उसे आदेश हुआ है, तो वो उसे पे करना पड़ेगा सिर्फ इस वजह से कि उसने अपील की प्रोसीडिंग फाइल कर दी है, अदर प्रोसीडिंग फाइल कर दी है. मीन प्रॉफिट पे करने से वो बार्ड या डिबार, या ये कह लीजिए कि मीन प्रॉफिट पे करने से वो बच नहीं पाएगा, पे करना पड़ेगा. क्लियर? और बाद में ऊपर के कोर्ट के द्वारा भी अगर उस पर्टिकुलर आदेश को यथावत कर दिया जाता है, पुष्ट कर दिया जाता है, तो जिस तारीख से पहली बार सर्टिफिकेट इश्यू हुआ था और आज की तारीख तक इन पूरा अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा. अगली बात देखिए, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन. अब इसमें आप 4 5 6 अलग अलग प्रकार के प्रोविजन पढ़ेंगे. यहाँ पर आप टेनेंट के राइट पढ़ेंगे, फिर लैंडलॉर्ड के राइट पढ़ेंगे, फिर लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन पढ़ेंगे, फिर टेनेंट के ऑब्लिगेशन पढ़ेंगे. याद करने का फॉर्मूला भी है, पहले टेनेंट राइट, फिर लैंडलॉर्ड राइट, फिर लैंडलॉर्ड ऑब्लिगेशन, फिर टेनेंट ऑब्लिगेशन. और यही 4 बातें शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 में लिखी गई हैं. ठीक है? तो एवरी टेनेंट शैल हैव राइट्स अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 1. The tribunal and rent controller shall act at all times to secure those rights. Every landlord is having same and they will ensure their rights. In case of any clash, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना, मार्क कर लेना और याद कर लेना, प्री का क्वेश्चन फॉर्म हो चुका है. प्रोविजो क्या कहता है? In case of any clash of interest of the landlord and tenant and or any point of doubt in respect of matters relating to rent, अगर रेंट के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट कंफ्लिक्ट कर रहा है या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है या इनके बीच कोई पॉइंट ऑफ डाउट या डिस्टर्बेंस है, तो उस केस में बेनिफिट किसको मिलेगा? बेनिफिट देयर ऑफ शैल बी ग्रांटेड टू द टेनेंट. किसके मामले में? रेंट के मामले में. लेकिन यहीं पर बात अगर पोजेशन के संदर्भ में, पोजेशन रिटर्निंग पोजेशन के संदर्भ में, तो यहां पर बेनिफिट किसको मिलेगा? लैंडलॉर्ड को मिलेगा. ये बात लिख दी इन्होंने. इन केस ऑफ एनी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट on any point of doubt in respect of matters relating to returning the possession of the accommodation to the tenant, benefit thereof shall be granted to the landlord. तो जब भी रेंट के संदर्भ में लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई भी ऐसा कहना चाहिए कि डिसइंटरेस्ट या ये कह लीजिए कि एक पॉइंट ऑफ डाउट या क्लैश है, तो यहाँ पर बेनिफिट रेंट के संदर्भ में टेनेंट को मिलेगा. जब रिटर्निंग पोजेशन ऑफ एकोमोडेशन के बारे में कोई भी ऐसा डाउट, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या इंटरेस्ट की बारी आती है, तो उस दशा में बेनिफिट देयर ऑफ शैल बी गिवन टू द लैंडलॉर्ड. ठीक है? फिर नीचे ऑब्लिगेशंस हैं कि उन सभी समयों में ट्राइब्यूनल और रेंट कंट्रोलर जो इस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत अथॉरिटीज हैं, वो इनको ऑब्लिगेशंस को जो है हर रूप में कैटर करने का, एनफोर्स कराने का कार्य करेंगी. ठीक है? अगला प्रोविजन जो आपको यहाँ पर सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 7 और सबसेक्शन 8 के तौर पर याद रखना है. यहां से प्री का क्वेश्चन कई बार फॉर्म हो चुका है. अब इन सब में आपको जो पेनल्टीज या पनिशमेंट की कैटेगरी मिलेगी, वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही मिलेगी. 5,000 रुपए से ज्यादा का फाइन नहीं इंपोज किया जा सकेगा. 3 महीने से ज्यादा का सिंपल इंप्रिजनमेंट, सादा कारावास नहीं दिया जा सकेगा, या फिर दोनों दिया जा सकेगा. ये आपको चारों कैटेगरी में पढ़ने को मिलेगा. आपको याद क्या रखना है किस एक्ट के लिए? तो सबसेक्शन 5 में एनी विलफुल अटेम्प्ट और एक्ट बाय लैंडलॉर्ड टू अंडरमाइन और डिनाई टू द टेनेंट द राइट अवेलेबल टू हिम इन शेड्यूल नंबर 1. तो अनुसूची 1 के अंतर्गत जो कुछ भी अधिकार टेनेंट को मिले हुए हैं, अगर उन अधिकारों को किसी भी रूप में लैंडलॉर्ड
विलफुली उन्हें डिनाई या अंडरमाइन करने का एक्ट करेगा या अटेम्प्ट करेगा तो लैंडलॉर्ड पनिश किया जा सकेगा। 5,000 रुपए से ज्यादा का फाइन नहीं दिया जा सकता, इम्पोज किया जा सकता, या फिर 3 महीने से ज्यादा का नहीं, सिंपल इम्प्रिजन दिया जा सकता, या फिर दोनों दिया जा सकता है। तो नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, नॉट एक्सीडिंग 5,000 और बोथ, ये कॉमन फैक्टर आपको याद रखना है। इसी प्रकार से विलफुल अटेम्प्ट एक्ट बाय टेनेंट टू अंडरमाइन और डिनाई टू द लैंडलॉर्ड द राइट अवेलेबल टू हिम अंडर शेड्यूल नंबर 2, इन दैट केस ऑल्सो 5,000 से ज्यादा का नहीं फाइन, 3 महीने से ज्यादा का नहीं सिंपल इम्प्रिजनमेंट, या फिर दोनों। यहां पर इनकी obligation, an attempt by landlord to neglect for unsubstantial or insufficient reasons the obligations enjoined upon him in terms of schedule number 3 shall constitute an offense। ये इस पर्टिकुलर अधिनियम के अंतर्गत अपराध होंगे। ये चारों पर्टिकुलर सबसेक्शन में आप ये बात ध्यान देना कि अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट के राइट को अंडरमाइन करता है, डिनाई करता है, टेनेंट लैंडलॉर्ड के राइट को अंडरमाइन करे, डिनाई करे, ये दोनों एक दूसरे के ऑब्लिगेशंस को इस प्रकार से अनसब्सटेंशिएट करें या इनसफिशिएंट रीजन के माध्यम से उसे एंजॉय करने से रोके, तो उन दोनों ही चारों स्थितियों में ही ये इस एक्ट के पर्पज से ऑफेंस माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो ये वो कैटेगरीज है जो इस अधिनियम के पर्पज से ऑफेंस है। ठीक, इसी प्रकार से टेनेंट इज नेग्लेक्टिंग समथिंग अबाउट द ऑब्लिगेशंस एंजॉयड अपॉन हिम इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल नंबर 4, इन दैट केस आल्सो the punishment can be inflicted over these kind of parties। ठीक है, तो subsection 5, 6, 7, 8 punishment is same, please remember, but the responsibility is different। एक में right, एक में obligation, एक में right, एक में obligation। क्लियर? अपील के बारे में यहाँ अच्छे से आप याद कर लीजिए और इसे विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर 13 अपील का एक पार्ट है। लिखा गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट लैंडलॉर्ड आर टेनेंट whoever is aggrieved person by any order of rent controller, by any order of rent controller shall have right to appeal in the prescribed manner within the prescribed time to the RCT। तो यहां पर रेंट कंट्रोलर के आदेश से जो कोई व्यक्ति भी व्यथित होंगे वो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को अपील फाइल कर सकेंगे उस समय में जो भी विहित किया गया हो, है ना, कोई भी लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट। यहां पर पहले कुछ और लिखा गया था, मैं आपको वो भी बता देता हूं। यहां पर पहले पूर्व में कुछ और लिखा गया था। आप एक केस पढ़ते हैं, 2019 का जजमेंट था वो, आई थिंक राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार, राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार, राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार के केस में 2019 में उस पर्टिकुलर केस में कुछ बातें आई। असल में आप समझना कि इस पर्टिकुलर सबसेक्शन 1 में लिखा गया था कि रेंट कंट्रोल ट्राइब्यूनल के द्वारा पास किए गए किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर्स की डायरेक्ट अपील सुप्रीम कोर्ट सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट में राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार का जजमेंट 2019 में निर्णीत हुआ और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर या राज्य की विधानमंडलें इस प्रकार का कोई भी लॉ पास करके सुप्रीम कोर्ट पर पावर कन्फर या जुरिस्डिक्शन कन्फर नहीं कर सकती। राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स कैन नॉट बी होल्ड बाय सच काइंड ऑफ एक्शंस। तो राज्य की विधानमंडल इस प्रकार का कोई भी लेजिस्लेशन पास करके किसी भी पर्टिकुलर मामले का डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन कंफर्मेशन वो सुप्रीम कोर्ट पर नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में सेक्शन 13 के इस सब सेक्शन 1 को एक प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया था। तो उस जजमेंट को याद रखना, अभी ये बदल दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। अब आप ध्यान रखना कि रेंट कंट्रोलर के द्वारा जो कोई भी ऑर्डर पास किए जाएंगे उससे अगर कोई भी पार्टी व्यथित है तो रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल को अपील कर सकती है। अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ आरसीटी शैल लाई विद द सुप्रीम कोर्ट, ये लिखा हुआ है। ये हाँ, 13(2) ये वाला पॉइंट है बेटा, थोड़ा ध्यान देना, ये वाला पॉइंट है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ आरसीटी शैल लाई विद द सुप्रीम कोर्ट। ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 का पॉइंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। केस का नाम है राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार, आप सर्च कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ आरसीटी शैल लाई विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार का कोई भी स्टेट लेजिस्लेशन के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट पर पावर कन्फर नहीं कर सकता या जुरिस्डिक्शन कन्फर नहीं कर सकता। क्लियर? नाउ कम टू another पॉइंट 13A, एक प्रोविजन यहाँ पर 2015 के अमेंडमेंट के माध्यम से एड ऑन किया गया है। राज्य सरकार में बाय नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गजट मेक रूल्स टू कैरी आउट ऑल और एनी ऑफ द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, एवरी रूल मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी, ये बहुत कॉमन प्रोविजन जो हर पर्टिकुलर लेजिस्लेशन लिखा होता है। आप समझिए कि यहाँ पर रूल मेकिंग पावर राज्य सरकार को है और राज्य सरकार जब इस प्रकार का रूल कोई परफॉर्म करेगी तो उसे अपने स्टेट लेजिस्लेशन के अंतर्गत रखेगी, परिचर्चाएं होंगी, उसके बाद पास होगा, उसके लिए समय 30 डेज समथिंग कुछ चीजें प्रिस्क्राइब होंगी। एक बार पढ़ लेना, एज सच इस प्रकार का कोई बात पूछी तो नहीं जाती, पर फिर भी आप इन जनरल एक बार देख लेना। 14 रिपील एंड सेविंग के बारे में है। यहाँ याद रखिएगा, पुराना जो कानून है छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 एक्ट नंबर 41, ये अब समाप्त कर दिया गया है, इसे रिपील कर दिया गया है। ठीक है,
शेड्यूल नंबर 1 में टेनेंट्स के कुछ राइट्स हैं। मैं आपको ये कहूंगा कि आप यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स जरूर याद रखना। ये तो पता ही हो कि शेड्यूल नंबर 1, 2, 3, 4 में क्या प्रिस्क्राइब्ड है, साथ ही साथ ये भी पता हो कि कुछ पर्टिकुलर राइट्स ऐसे हैं जहां पर आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो मैं बता देता हूं कि वो क्या है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो टेनेंट के राइट्स के अंतर्गत आप एक नजर, इसमें लगभग 8 काइंड ऑफ राइट्स होने चाहिए। यस, तो 8 काइंड ऑफ राइट्स जो भी हैं इसमें, इसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि एक बार अगर हमने मेमोरी बेस्ड भी कोई चीज पढ़ रखी है तो आप कुछ तो याद रखोगे। अगर मैं कह दूं कि पूरा लीव आउट ही कर दो तो वो ठीक नहीं होगा। आप पहली बार पढ़ रहे हो ना इस लेजिस्लेशन को, अच्छे से पढ़ो। जब रिवाइज करना तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाले एरियाज को ज्यादा फोकस करना। ठीक है, पर पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा कि आप एक बार इनके राइट्स को पढ़ ही लीजिए। वे वैसे ही राइट्स हैं जो इन जनरल सभी पर्सन एज ए टेनेंट समझते हैं, या किसी भी अदर काइंड ऑफ रेंट लॉज के अंतर्गत आपने कहीं पढ़े होंगे, चाहे वो एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल हो, राजस्थान हो, या अदरवाइज हो। जैसे आप देख लीजिए, राइट टू रिसीव एट द कमेंसमेंट ऑफ टेनेंसी कॉपी ऑफ एग्रीमेंट, जाहिर सी बात है टेनेंसी का जो एग्रीमेंट उसकी कॉपी इसको मिलनी चाहिए। राइट टू रिसीव अगेंस्ट पेमेंट मेड टू द लैंडलॉर्ड ईदर बाय सिक्योरिटी डिपॉजिट रेंट और एनी अदर थिंग। तो ये रसीद प्राप्त करने का अधिकारी व्यक्ति है जो भी रेंट पे करेगा, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करेगा। राइट, राइट टू रिसीव अकोमोडेशन इन गुड एंड टेनेटेबल स्टेट बिफोर ऑक्यूपेशन। इस प्रकार का ऑक्यूपेशन उस जगह की प्राप्त करने से पहले वह ऐसे एकोमोडेशन को गुड एंड टेनेटेबल पोजीशन में प्राप्त करना चाहेगा, है ना, अच्छी वास सुविधा होनी चाहिए। तो ऐसी ही बातें यहाँ लिखी हैं राइट के तौर पर। आप एक नजर इसे पढ़ना जरूर, पढ़ लेना चाहिए, एक नजर आपको पता होना चाहिए। लैंडलॉर्ड के राइट अगर आप देखेंगे तो लैंडलॉर्ड के इन जनरल राइट्स यहाँ पर हर जगह पर मेंशन्ड है। यहाँ पर इसे जरूर आप पढ़ लेना। राइट टू रिसीव एनुअल इंक्रीमेंट इन रेंट अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट विच रेट शैल नॉट एक्सीड 5% इन केस ऑफ मंथली रेंट इज 2000 रुपीज आर लेस एंड 10% इन ऑल अदर केसेस। तो ये एक क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए, है ना, कब इंक्रीमेंट हो सकेगा कब नहीं हो सकेगा। राइट टू डिमांड एंड रिसीव सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ रेंट। 3 महीने से ज्यादा का भाड़ा यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर डिमांड नहीं किया जाएगा। 3 महीने से ज्यादा का कोई भी रेंट अमाउंट यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर ज्यादा क्लेम नहीं किया जाएगा, उतना ही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ और भी बातें यहाँ पर लिखी हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन राइट्स को एक बार पढ़ लेना। कुछ ना कुछ फिगर यहाँ पर मिलता है जो अगर आपकी किस्मत कई बार खराब हुई तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आप अगर इसे पढ़े रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट ज्यादा रहेंगे, और अगर आपने इसे लीव आउट कर दिया कि इतना तो पढ़ लिया इतना छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा मत करिए। आप इन पर्टिकुलर चीजों को भी एक नजर पढ़ लीजिए। इन जनरल फैक्ट्स हैं, बहुत सामान्य प्रकार के तथ्य हैं, आप याद रख सकते हैं और ये आपके लिए काम की चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो एक नजर इसके राइट्स को भी पढ़ लेना। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट आता है इविक्शन के रिगार्डिंग, फॉर कैरिंग आउट मेजर रेनोवेशन वर्क। एक मिनट रुकना, दिस इज, हाँ, राइट टू सीक फ्रॉम द रेंट कंट्रोलर इविक्शन ऑफ द टेनेंट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। आप ऐसा ना सोचिएगा कि इविक्शन के संबंधी आधार यहाँ नहीं प्रेस्क्राइब, यहाँ भी है ना। और ये एप्लीकेशन कहाँ फाइल होगी ये भी प्रेस्क्राइब है कि रेंट कंट्रोल समक्ष फाइल होगी, किन ग्राउंड्स पर होगी वो भी लिखा हुआ है। हैबिचुअल डिफॉल्टर हो गया है ना, या फिर सब्सटेंशियल डैमेज अकोमोडेशन को कॉज कर रहा है, या फिर अदरवाइज पर्पज से यूज कर रहा है, सोशल न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, उसने किसी ऐसे बीएनएस या आईपीसी के अंतर्गत वो कन्विक्टेड हो चुका है, राइट, या फिर ऐसी कोई जेन्युइन आवश्यकता उन पर्टिकुलर ओनर्स को है। तो यहाँ पर भी कुछ टर्म्स, टाइम्स, डेज, ड्यूरेशंस की बात लिखी गई है, उसे प्लीज फाइंड आउट करके नोट बना लेना और अच्छे से उसे याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है और बनेगा। ठीक है, ऑब्लिगेशंस के तौर पर, लैंडलॉर्ड के ऑब्लिगेशन के तौर पर यहाँ पर देख लेना, फाइल इन्फॉर्मेशन ऑन सच प्रोफार्मा एज मे प्रेस्क्राइब्ड। तो एक फॉर्म होता है फॉर्म नंबर सी, जिसमें इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन जो है वो पुलिस स्टेशन में सबमिट करनी होती है टेनेंट के 7 दिन के एडमिट होने के साथ। ठीक है, जिस दिन टेनेंसी एग्रीमेंट क्रिएट हो गया, टेनेंट उस बात सुविधा में आ गया, 7 दिवस के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन आप फॉर्म नंबर सी के अंतर्गत पुलिस स्टेशन को प्रोवाइड कराइए। क्लियर, ऐसे ही कुछ ऑब्लिगेशंस और इसमें लिखी हैं, चुनिंदा ऑब्लिगेशंस आप पढ़ सकते हैं कुछ चूजी होकर के, ऐसा नहीं कि सारी की सारी चीजें याद ही करनी है। कुछ ऐसे मोटे मोटे पॉइंट्स आपको याद करने हैं जिन वहां पर आपको कुछ फिगर मिल रहा है, डेज मिल रहा है, ड्यूरेशन मिल रहा है, वो चीजें यहाँ पर। सबलेटिंग को लेकर के क्वेश्चन अगर हो तो उसका ऑब्लिगेशन, नेवर टू सबलेट एनी पोर्शन ऑफ द अकोमोडेशन विद और विदाउट मॉनेटरी कंसिडरेशन फॉर्मली और इनफॉर्मली विद और विदाउट परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड। तो जहां तक छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल के अंदर सबलेट का प्रश्न है, तो ध्यान रखना सबलेट से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान हमने उधर सब्सटेंशियली भी नहीं पढ़ा, और यहाँ
यहाँ पर भी ये बात लगभग स्पष्ट हो रही है कि सब लेटिंग इस पर्टिकुलर लॉ के अंतर्गत प्रोबेबली टोटली प्रोहिबिटेड ही बनाई गई है, क्योंकि लिखा गया है कि नेवर टू सबलेट एनी पोर्शन ऑफ एकोमोडेशन, चाहे मॉनेटरी कंसिडरेशन के साथ, चाहे बिना, चाहे फॉर्मली चाहे इनफॉर्मली, चाहे लैंडलॉर्ड के परमिशन से या उसके बिना। तो सबलेटिंग हैज बीन टोटली प्रोहिबिटेड इन दी छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल लेजिस्लेशन। इसे आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। रेस्ट ऑब्लिगेशंस उसी प्रकार से हैं। लास्ट में सीरियल नंबर 10 में सोशल न्यूसेंस क्या क्या होता है ये जरूर पढ़ लेना। सोशल न्यूसेंस में इन्होंने लिखा है ऐसा करना या करवाना, डूइंग और कॉजिंग टू बी डन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, कोई या सभी, कैसा, ड्रंक एंड ब्रॉल, वाइफ बैशिंग, prostitution, habitual late night noisy socializing, otherwise creation of abnormal noise construed by the neighborhood as disturbance, spitting in common facilities like a staircase, storage of any hazardous stuff, storage of any stuff with the offensive odor that fouls up the surrounding, abnormally inviting pests, littering of garbage, and letting loose wastewater, spoiling environment by doing or promoting to defecation, and any act that has a bad and damaging social effect on the immediate neighborhood. So this is the criteria of social nuisance that you can see from the schedule number 4, seal number 10. So by this way we have completed the Chhattisgarh Rent Control Act. मैंने कोशिश की है कि आपको ये लॉ समझ आए, मैंने कोशिश की है कि आप ये समझ पाएं कि कौन से पॉइंट को अंडरलाइन करना है, कहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं, कहाँ पर वन लाइनर्स के माध्यम से आपको चीज़ों को डील करना है. तो बाय दिस थिंग आई होप दैट the fact is clear, the law is clear on the rent legislation of छत्तीसगढ़. कुछ चीज़ों के लिए अपने आप को एश्योरेंस देना जब आप किसी लॉ को पढ़ें, जो छोटे या बड़े लॉज आप पढ़ते हैं, कि ये एक ऐसा लॉ है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस विषय पर मेरे एग्जामिनेशन में एक प्रश्न भी गलत करके नहीं आएंगे आप. कुछ ऐसे चैलेंजेस अपने आप को दीजिए. जब तक आप अपने आप को इस प्रकार की चुनौतियां नहीं देंगे, तब तक आप अपने उस पर्पस के लिए डिटरमिन्ड नहीं कहे जा सकते. तो केवल 15 लॉज ही आ रहे हैं, 15 कानून ही आ रहे हैं. किसी ने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही कि ये एग्जाम 6 महीने में आपकी टेंडेंसी या आपका पोटेंशियल निकाल लेगा. 6 महीने में आप अपने पोटेंशियल को नहीं देख पा रहे हैं. 6 महीने के अंदर अगर आप अपने आप को इस तैयारी में इस तरह से झोंक दें कि 6 महीने 7 महीने में तो पूरा का पूरा रिजल्ट आपके समक्ष हो जाएगा, आपकी दिशा और दशा दोनों तब्दील हो जाएगी इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट के साथ, तो क्या आप अपने आप को इतना समय भी नहीं डिवोट कर पा रहे हैं? तो if you are really serious to crack this examination, then do hard work. Number one, there is no shortcut. Do hard work. Do it in consistent manner. इसे निरंतरता में करिए और कंसिस्टेंसी के साथ साथ आप रिवीजन मैक्सिमम करिए. जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता जाएगा. तो प्लीज अंडरस्टैंड द स्पेसिफिक पॉइंट्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन. इधर उधर के भ्रमों से, इधर उधर के भ्रमजाल से बचिए. केवल अपने एग्जामिनेशन के प्रति एकाग्र होकर के काम करिए. सफलता मिलती है बच्चे. थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा पेशेंस रख. ये एग्जाम या कोई भी एग्जाम या कोई भी पर्टिकुलर जीवन की दिशा या कोई भी ऐसा फील्ड बिना हार्डवर्क और बिना पेशेंस के किसी को अचीव नहीं होता. तो धैर्य भी रखिए, कठिन मेहनत भी करिए, कठिन परिश्रम भी करिए, और थोड़ा सा डिटर्मिनेशन शो होना चाहिए कि आप कुछ अचीव करने के लिए लड़ रहे हैं. Thank you so much to all to attending this session. I hope that I might be helpful to clear some notions of Chhattisgarh rent control law. If you are getting any kind of issues to understand any point, please do comment in the comment box. I will definitely answer. Right? Thank you so much to all. Do hard work. Have faith in yourself. Have a smile in your face and enjoy your life. Thank you so much. Thank you.